नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास पे आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। तो आज का जो लेक्चर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग लॉ स्टूडेंट हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, या आप जो है किसी अदर जो है कोर्सेस में हैं जहाँ पर आप लोगों को कंपनी लॉ ये सब्जेक्ट जो है पूछता है, तो आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। या आप लोग जो है लॉ स्टूडेंट हो करके मतलब पास हो चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, तब भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्रेजेंट टाइम में सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टॉप 10 टॉपिक्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं आज इस वीडियो में जो है पूरी तरह जो है समरी कराने वाला हूँ। पूरी तरह रिवीजन क्लासेस है ये मेरे भाई, पूरा मेरे भाई एक वीडियो में पूरा कंपनी लॉ खल्लास। तो आप लोगों ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा और पूरा देखिएगा मेरे भाई। अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सारे चीज़ें मिलेंगी, बहुत कुछ चीज़ें आप लोग को मिलेगी। चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, चाहे किसी अदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई अपडेट हो, आप लोग को मिलेगा। इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज हो, या आप लोग जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके अपडेटेड टाइम टू टाइम कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा, क्या आ रहा है, कितनी वैकेंसी है, कैसे आपकी तैयारी होगी, प्रॉपर गाइडेंस के साथ कि आपको किस तरह से तैयारी करना है और कितने ज़्यादा जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, मैथ कैसे पढ़ना है, फिजिक्स कैसे पढ़ना है, इंग्लिश कैसे पढ़ना है, जीएस कैसे पढ़ना है, ये सब सारी चीज़ें। और आप लोग जो है लॉ फील्ड में अगर हैं, आप लोग 3 ईयर्स में हो, 5 ईयर्स में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, तो आप लोग के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैनल है मेरे भाई। तो चलिए, और वीडियो अच्छा लगेगा मेरे भाई लाइक करके जाइए। आप लोग लाइक नहीं करते, देख लेते हैं, और मैं कहता नहीं हूँ मेरे भाई कभी, इसीलिए शायद आप लोग नहीं करते, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ मेरे भाई लाइक करके ज़रूर जाइएगा। कुछ भी जानकारी मिलेगा तो पूरा जी जान लगा दिया हो मेरे भाई इस नोट्स को तैयार करने में, और आप लोगों के लिए ही तैयार किया हूँ। और आज क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, करीबन आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ करीबन जो है 1 से 1.5 घंटे मेरे भाई, 1 से 1.5 घंटे आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि पूरा समरी क्लासेस है और आप लोग इसी 1.5 घंटे में पूरा कंपनी लॉ ख़त्म कर देंगे। जो है जो एक टॉपिक है पूरा कंपनी लॉ जो है इंपॉर्टेंट है, और जो आप लोग को सेकंड टॉपिक पढ़ना है तो आपको जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, अगर सेमेस्टर वाइज अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। बाकी इसमें जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसी में मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। हम पहले आप लोग को बता दूँ कि मैं क्या क्या इसमें पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि थ्योरी ऑफ कॉरपोरेट पर्सनालिटी, जिसे हम लोग कहते हैं कॉरपोरेटी जो है व्यक्तित्व, क्या होता है ये, इसके डिफिनीशन एंड मीनिंग, और इसके जो है कॉपरेशन, मतलब हर एक चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फुल डिटेल्स क्लासेस है मेरे भाई। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी, कितने प्रकार की कंपनी होती है, इसमें क्या होता है, इसमें डिटेल्स वाइज, जो कि आपके क्वेश्चन 110% बनते हैं। इसके बाद तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग मेमोरेंडम, जिसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई ऑफ एसोसिएशन, ठीक। इसके बाद चौथा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे शेयर। अभी हिंदी वाले बच्चे जो है वो जो है सावधान रहे, शेयर आप लोग जो है सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो अभी मैं आपको बताऊंगा ही। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम के, तो आप दोनों लोगों के लिए ही इंपॉर्टेंट है क्लासेस। और पाँचवा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, देखिए डिपेंडेंट, जिसे हम लोग कहते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर, आप लोग का जो है डायरेक्टर कौन होता है कंपनी का, कैसे होता है डायरेक्ट, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो है। और जो है मेजॉरिटी पढ़ेंगे हम लोग, जो है 7 टॉपिक नंबर जो है मेजॉरिटी ऑफ रूल, कि कंपनी की जो मेजॉरिटी क्या होती है, इसके रूल नियम, ये सब सारी चीज़ पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है 9, जो अगला जो है क्वेश्चन 8 नंबर हम लोग जो है जानेंगे पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड जो है ट्रिब्यूनल, जो है ऑफ द पावर ऑफ ड्यूटी ऑफ द जो है कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और अगला पढ़ेंगे हम लोग जो है 9 नंबर जो है NCLT और NCLAT में डिफिनीशन, ये सब सारी चीज़ें क्या होती क्या नहीं। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल कोर्ट क्या होता है, ठीक। स्पेशल कोर्ट, कौन कौन से कोर्ट जो है, अगर कोई कंपनी में मामला आता है तो कौन कौन से कोर्ट का अधिकार है, ये सब सारी चीज़ें कैसे सुन सकते हैं, ठीक। इतना टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैंने जो है जैसे कंपनी लॉ जो है, जैसे जो है मैंने कॉमर्शियल लॉ पढ़ाया मेरे भाई, और फिर जो है लेबर लॉ जो है समरी क्लासेस पढ़ाया, और इसके बाद ये है, इसके बाद आप लोग का जो आएगा पेपर जो आपका CRPC है, इसके बाद CPC है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आपको सारे क्लासेस मिलेंगे। फिर IPC ये सब के जो है पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के भी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग जो है ज़रूरत है तो आप लोग बताइएगा, 7985535991 पर एक बार कॉल करके मैसेज करके बताइएगा, आपको जो है लिंक शेयर कर देंगे, ठीक। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आप टॉपिक नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक आप लोग का जो टॉपिक है जो है कॉर्पोरेट आप लोग का गवर्नेंस, ये मैं आप लोग को इसमें नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक।
आप ये टॉपिक अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से बस इसी में कवर हो जाएगा। इतने ही टॉपिक में से आप लोग का जो है काम अच्छे तरीके से हो जाएगा। चलिए देखिए, कारपोरेट रेट जो है व्यक्तित्व कौन है, कैसे है, ये जानिए। तो कारपोरेट व्यक्तित्व एक कानूनी अवधारणा है। कारपोरेट व्यक्तित्व परिकल्पना अनिवार्य रूप से इस बात पर जो है जोर देती है कि एक निगम की अपने सदस्यों से अलग कानूनी पहचान होती है। क्या होता है? एक अच्छे तरीके से कि कानून से अलग पहचान ये बनाता है अपने आप में। कारपोरेट व्यक्तित्व का विचार अंग्रेजी और भारतीय कानून दोनों में प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ मेरे भाई? जो इंग्लिश का कानून है, इंग्लिश का लॉ है जो इंग्लैंड के द्वारा, और बाकी जो है आप लोग जो इंडियन कानून है, ये दोनों में प्रयोग किया जाता है। कंपनी के लेन देन केवल अपना पैसा वसूल करने के लिए निगम पर मुकदमा कर सकते हैं, वे व्यक्तित्व सदस्यों पर मुकदमा नहीं कर सकते। सिंपल सा मतलब, ठीक, जान लीजिए ये पॉइंट है। इसी तरह व्यवसाय अपने जो है शेयर धारकों सदस्यों के व्यक्तिगत ऋणों के एक उत्तरदायी नहीं है, और कंपनी की संपत्ति का उपयोग पूरी तरह से कंपनी के लाभ के लिए किया जाता है। सिंपल सा मतलब, कभी भी जो कोई भी कंपनी जो है खुलेगा या ओपन होगा तो वो अपनी शेयर बढ़ाने का, तो वो लाभ के लिए ही जो है कंपनी ओपन करता है। ऐसा नहीं कि आप लोग भी एक छोटा सा शॉप खोल रहे हैं तब भी जो है आप लोग लाभ के लिए, मतलब हमें कुछ प्रॉफिट ही जो है उसमें जो इंक्रीज हो। ऐसा नहीं कि जो है आप जो है लॉस के लिए जो है कोई चीज़ ओपन कर रहे हैं या कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। लॉस के लिए कोई नहीं सोचता है, ठीक, किया जाता है। इसके कुछ अधिकार और उत्तरदायित्व हैं, जिनमें संपत्ति रखने, अनुबंध करने और कंपनी के नाम पर मुकदमा करने और जो है मुकदमा चलाने की शक्ति शामिल है। सदस्य के अधिकार और दायित्व कंपनी से अलग है मेरे भाई। जो भी सदस्य होंगे इनके जो है अधिकार और दायित्व इनके कंपनी से अलग होंगे, ठीक। कंपनी के कानूनी व्यक्तित्व और स्वतंत्रता को तब प्रदान किया जाता है जब इसे कॉर्पोरेट कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है। सिंपल सा मतलब, ठीक। इसमें कुछ आपको समझाना ही नहीं है, आपको बता दिया। बहुत अच्छे तरीके से मैंने तैयार भी किया मेरे भाई, आपको कुछ करना ही नहीं मेरे भाई। निगम के कानून व्यक्तित्व में 3 प्रमुख आवश्यकताएं मौजूद होनी चाहिए। सबसे पहले मानव व्यक्तित्व के एक समूह का निकाय को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए जोड़ा जाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है ये। और दूसरा क्या है? दूसरा, कंपनी के पास ऐसे अंग होने चाहिए जिनके माध्यम से वह कार्य करे, ठीक, सही बात है। ऐसा आधार, ऐसा अंग होना चाहिए, ऐसा पार्ट होना चाहिए कि वो उसी के आधार पे जो है काम करे। कोई भी चीज़ आप लोग ओपन करेंगे तो कोई आधार रख करके खोलेंगे कि जो मुझे इस पर काम करना है। ये दूसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट क्या है जानिए। तीसरा है, कंपनी को कानूनी कल्पना और वसीयत दुश्मनी दी जाती है, ठीक। ये तीसरा पॉइंट है। ये 3 पॉइंट है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना ही है। कारपोरेट व्यक्तित्व के सिद्धांत जानिए। कारपोरेट व्यक्तित्व के सिद्धांत क्या हैं, क्या नहीं है जानिए। एक निगम एकमात्र और एक निगम समुच्चय को कानून द्वारा व्यक्तियों के रूप में माना जाता है, और इन सिद्धांतों में एक राजनीतिक उप पाठ है जिसमें उन्होंने राज्य और उसके भीतर मौजूद समूहों के बीच मौजूद संबंधों को जो है पूरी तरह जो है विचित्र करने की जो है कोशिश की है, या वे ऐसे कानून व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए एक आध्यात्मिक विचार पूरी तरह या विस्तार शामिल करते हैं, या वे व्यवहारिक परिणामों को संबोधित करने का प्रयास करते हैं मेरे भाई, ठीक। ऐसे कानूनी व्यक्तियों की जो है उपस्थिति फिर भी जो है निगमों से जुड़े कई मुद्दों से निपटने में अदालतों ने लगातार किसी एक सिद्धांत को नहीं अपनाया। सही बात है, इसमें अनेक सिद्धांत, ऐसा नहीं कि एक ही सिद्धांत पे जो है धीरे धीरे अच्छे तरीके से काम किया जाए, और अधिकांश भाग के लिए व्यवहारिक चिंताओं का नेतृत्व किया है। सिंपल सा मतलब, देखिए अब कितने जो है इसके जो है सिद्धांत है। सबसे पहला है, आपको बता दूं, देखिए फिक्शन थ्योरी, आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों यही लिखेंगे। देखिए कौन दिया था? तो सैबगनी ने दिया था। जो है आप लोग जो है पढ़े होंगे, पहले ही बताया हूँ मेरे भाई, ज्यूरिस्प्रूडेंस अगर आप लोग पढ़े होंगे तो मैं उसमें लेक्चर लिया हूँ। तो ने फिक्शन थ्योरी की जो है घोषणा की है, और जो है सैलमैंड, कोक, ब्लैकस्टोन और हॉलैंड ने इसे विस्तार से बताया है, ठीक। जो किसने किया? इसका खोज जो है सैबगनी किया है, और जो है इसका जो विस्तार अगर आप लोगों से पूछा जाए तो सैलमैंड और कोक और ब्लैकस्टोन और हॉलैंड ने इसका विस्तार अच्छे तरीके से किया है। इसे जो है मतलब बढ़ावा दिया है, ठीक। जैसे आप मान लीजिए कोई बिजनेस आपके पापा खोल रहे हैं, पापा ने जो है नींव रख दिया, और उसका विस्तार आप लोग जो है
आप उनके लड़के मतलब आप हैं तो आप कर रहे हैं, तो यही चीज़ है सिंपल सा मतलब। यहाँ पापा और रिलेशन मतलब मैं समझाने के लिए कहा हूँ, या मत ये चीज़ मतलब एग्जाम्पल मत लिख के आइएगा वहाँ। फिक्शन थ्योरी के अनुसार एक शुद्ध जो है कानूनी फिक्शन एक व्यक्तित्व को संगठनों, संस्थानों और वित्त से जोड़ता है। कंपनी का चरित्र इसके घटकों से अलग है। किसी कंपनी के मामले में ऑपरेशन में डबल फिक्शन है, सिंपल सा मतलब। और निगम को पहली कथा में एक कानूनी इकाई प्रदान की जाती है और दूसरी कथा में निगम को एक व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध आशीर्वाद दिया जाता है, सिंपल सा मतलब। 2 पॉइंट है। इस दोहरे भ्रम के परिणाम स्वरूप कंपनी अपने सदस्यों से अलग एक व्यक्तित्व विकसित करती है, जिसे हम लोग जो है सेमग्नी ने एक कंपनी को एक रूप में देखा है। यही चीज़ इसमें जो है सेमग्नी के द्वारा जो है कहा गया है, ठीक। कंपनी समूह के व्यक्तिगत सदस्यों के बाहर कोई अस्तित्व न रखने वाला अनन्य कानूनी निर्माण, जिनके काल्पनिक कार्यों को कारपोरेट इकाई के रूप में वर्णित किया गया है। सच्चाई यह है कि कंपनी के सभी सदस्यों की मृत्यु हो गई है। इसका कंपनी के जो है निरंतर अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ता है, सिंपल सा मतलब। केवल कानून का एक नकली जो है प्राणी बच गया है। आलोचना जान लीजिए। इसमें आलोचनाएं भी होती है, सही बात है। किसी के अंदर जो है अच्छाई है तो उसके अंदर बुराई भी होती है। इस सिद्धांत की आलोचना की गई है क्योंकि जो है यह कारपोरेट नागरिक और जो आपराधिक अपराधिता को प्राप्त से संबोधित नहीं करता है। यदि कंपनी को कानून की कल्पना द्वारा इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है तो इसका तात्पर्य है कि ये हमेशा जो है कानूनी होना चाहिए, क्योंकि कानून द्वारा दी गई वसीयत का उपयोग कभी भी जो है नाजायज़ या अवैध उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। सही बात है बिल्कुल मेरे भाई। जो भी कानून देगा तो ऐसा नहीं है कि उसका जो है वसीयत जो है हो जाए नाजायज़ हो या अवैध हो, तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। कानून जो देगा वो लीगल ही तरीके से देगा। फर्म केवल अंत जो है अधिकार गतिविधियों में संलग्न होगी और कभी भी जो है अधिकारातीत गतिविधियों में जो है संलग्न नहीं होगी, ठीक। ये चीज़ कहा गया है। देखिए फ्रेडरिक पोलक भी इस सिद्धांत की अपनी जो आलोचना में कठोर रहे हैं। उनका दावा है कि कारपोरेट व्यक्तित्व के काल्पनिक सिद्धांत को अंग्रेजी आम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, ये इन्होंने कहा। और अंग्रेजी कानून में लोगों का एक समूह सामूहिक दायित्व या शक्तियों को तब तक ग्रहण नहीं कर सकता है जब तक कि जो है वह निगमन के लिए जो है आवश्यक शर्तें पूरी नहीं कर लेते हैं। जब तक जो भी शर्त रखा जाएगा वो नहीं पूरा करेंगे, जब तक जो इसे नहीं दिया जाएगा। अंग्रेजी कानून में अनिगमित संस्थाओं को कानून व्यक्ति नहीं माना जाता है। निगम के रूप में अधिकार और उत्तरदायित्व प्राप्त करने से पहले लोगों के एक समूह को कानून के अनुसार शामिल किया जाना चाहिए। सही बात है। जब तक इसके जो है जो भी अधिकार जो है उत्तरदायित्व जो भी प्राप्त होंगे, पहले जो है इसमें जो है एक समूह जो है अच्छे तरीके से क्रिएट किया जाएगा कानून के हिसाब से, ठीक। फिर इसके बाद उस चीज़ को किया जाए। यथार्थवादी का सिद्धांत देखिए। प्रख्यात जर्मन जो है विधिवेत्ता जो है गियरके ने इसका जो है प्रस्ताव रखा है। गियरके जान लीजिए। और मैटलैंड, बेसलर, लैसन, ब्लंट साली और जिटेल मैन और मिरांगिलिया, सर फ्रेडरिक पोलक, गेलडैट पोलक, जेथ्रो ब्राउन और अन्य सभी ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। ये इतने लोग हैं, जान लीजिए इतने लोग, जितना मैंने नाम लिया है आप लोग को नाम याद रहना चाहिए। किया है। देखिए गियरके के अनुसार प्रत्येक संगठन के पास वास्तविक चेतना, वास्तविक इच्छा और कार्य करने की वास्तविक क्षमता होती है। एक समूह की जो है उपस्थिति समूह बनाने वाले व्यक्तियों की जो है व्यक्तित्वों के योग से पूरे फैली है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह एक जो है राजनीतिक या सामाजिक समूह है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक समूह का अपना एक चरित्र है। सही बात है। जो भी सिद्धांत है उसके एक अपने आप में एक चरित्र, जैसे आप लोग हैं तो आपका कुछ ना कुछ चरित्र है, आपका जो है कुछ ना कुछ जो है पब्लिक में जो है इज्जत है। तो ऐसे ही सबका अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि सब एक जैसे होते हैं और सभी का एक जैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, सबका अलग अलग। ऐसे ही कंपनी इसमें कह रहा है एक कंपनी का वास्तविक अस्तित्व होता है, चाहे वह राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो या नहीं। कंपनियां अपने
अधीनस्थों और एजेंटों के कारण माध्यम से प्रकट होती है। एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में आपके पास विभिन्न अधिकार और उत्तरदायित्व हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार एक कंपनी एक सामाजिक जीव है मेरे भाई, सही बात है, एक सामाजिक जीव है जैसे हम लोग हैं, जबकि मनुष्य एक भौतिक जीव है। जान लीजिए ये जो है एक सामाजिक जीव है, जैसे सामाजिक, सही बात है, इसमें समाज लोग जो है इससे जो है अर्न कर रहे हैं और जी रहे हैं, खा रहे हैं एक कंपनी से जॉब करके वहाँ के, तो हम लोग क्या हैं, भौतिक जीव हैं। ये तर्क देता है कि निगम अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पुरुषों को एजेंटों के रूप में नियुक्त करते हैं और निगम की इच्छा उसके जो है निदेशकों, कर्मचारियों और एजेंटों के कार्यों के माध्यम से प्रकट होती है। ठीक, जानिए पूर्ववर्ती तर्क के विपरीत एक कंपनी की उपस्थिति कल्पना के बजाय वास्तविकता पर आधारिता होती है। यह भौतिक वास्तविकता से अधिक मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिक है। कंपनी वास्तविक व्यक्ति नहीं है, ये जान लीजिए, बल्कि यह उन मानसिक वास्तविकताओं का प्रतिबिंब है जो राज्य के कानून के बाहर मौजूद हैं और इसके द्वारा गठित होने के बजाय मान्यता प्राप्त हैं। यथार्थवादी सिद्धांत संस्थागत सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है, जो एक व्यक्तिवादी से एक सामूहिकवादी दृष्टिकोण के लिए एक कदम का प्रतीक है। इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो है संगठन में एकीकृत हो जाता है और फिर उसका जो है एक हिस्सा बन जाता है। सही बात है, इस जो है सिद्धांत के अनुसार जो है कोई भी व्यक्ति है, कोई भी संगठन है, उसमें जो है पार्टिसिपेट कर देता है और एक तरह से वो जो है उस जो है संगठन का एक हिस्सा बन जाता है। सही बात है, सिंपल सा मतलब। उन्होंने महसूस किया है कि जो है राज्य के अंदर जो सर्वोच्च संस्था है, कई अलग अलग संस्थाएं हैं, जो भी सर्वोच्च संस्थाएं हैं, जानिए इसकी आलोचना। प्रोफेसर ग्रे इस बात से इनकार करते हैं कि सामूहिक अस्तित्व मौजूद होगा। उनका दावा है कि कारपोरेट इच्छा उनकी जो है कल्पना का निर्माण है। एक निगम एक जो है पैरागणिक या कानूनी इकाई नहीं है, ये केवल प्राकृतिक व्यक्तित्वों का एक संग्रह है, जिनमें से कुछ के जो है पास ऐसे अधिकार हैं जो सामान्य रूप से प्राकृतिक व्यक्तियों से भिन्न है और विभिन्न तरीकों से उतरते हैं। सिंपल सा मतलब इनके द्वारा कहा गया, ग्रे के द्वारा। ठीक, रियासत सिद्धांत जानिए। ये जो है सैमेगनी, सैलमोंड और जो है डाइसी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये 3 लोगों ने किया है इसका जो है जो आरंभ। ये संप्रभु राज्य विचारधारा से बंधा हुआ है। इस दृष्टिकोण के अनुसार संप्रभु और व्यक्ति एकमात्र वास्तविकता है। उन्हें संप्रभु की रियायत के परिणाम स्वरूप पूरी तरह से जो है व्यक्तियों के रूप में माना जाता है। केवल ही कानूनी व्यक्तित्व प्रदान कर सकता है, सिंपल सा मतलब है। और यह मानता है कि एक कानूनी व्यक्ति के रूप में एक कंपनी का अत्यधिक महत्व है। जैसे एक कानूनी व्यक्ति होता है वैसे ही एक कंपनी होता है, क्योंकि इसे राज्य या कानून द्वारा स्वीकार किया जाता है। सही बात है, कोई भी कंपनी हो लीगल हो जाएगी तो वो जो है क्या हो जाएगा, राज्य का एक पार्ट हो जाता है और राज्य उसे स्वीकार करता है। यही चीज़ है जैसे एक व्यक्ति को करता है, जो भी कानून के अंदर रहता है तो उसे राज्य ही मेरे भाई पूरी तरह अपॉइंटमेंट करता है, हर एक चीज़ करता है, तो राज्य के जो है अनुसार ही रहते हैं। ठीक, अब आगे देखिए। न्यायिक व्यक्तित्व इस सिद्धांत के अनुसार इस जो है राज्य द्वारा कंपनियों को प्रदान की जाने वाली एक रियायत है। पहचानना या ना मानना पूरी तरह से राज्य के विवेक और जो है निर्णय पर है। सही बात है, उसके विवेक पर निर्णय है। यह विचार काल्पनिक सिद्धांत के समान है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि इसके किसी भी सदस्य का कानूनी व्यक्तित्व नहीं है। यह सिद्धांत काल्पनिक सिद्धांत से भिन्न है, जिसमें निगम के व्यक्तित्व की पहचान करने की बात आती है। तो यह राज्य के विवेकाधीन अधिकार पर ही जोर देती है। सही बात है, विवेकाधीन मतलब राज्य के जो भी विवेक उसी के आधार पर ये टिका हुआ है। आलोचना जानिए। जब ऐसे निगमों को मान्यता देने की बात आती है जो जीवित नहीं है, तो राज्य के विवेक पर अत्यधिक जोर, इसका परिणाम जो है अधिनायकवाद और व्यापारिक संगठनों, विशेष रूप से पर राजनीतिक लोगों पर मनमानी सीमाएं हो सकती है। ठीक, उद्देश्य सिद्धांत क्या होता है, उद्देश्य का मतलब जानिए। ब्रिंज एक जर्मन जो है विधिवेत्ता इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। इस धारणा का इंग्लैंड में E.I. बेकर, यारस्टैंड और डेमिलियस द्वारा समर्थन किया गया है। ये 3 नाम याद रखिएगा।
यह जो है धारणा इस आधार पर स्थापित की गई है कि कुछ कारणों से कंपनियों को व्यक्तित्व की तरह पहचाना जा सकता है। ठीक, सिंपल सा मतलब यह जो है इस आधार पर आधारित है कि केवल जीवित मनुष्य अधिकारों और जिम्मेदारियों का विषय हो सकते हैं। इनके द्वारा कहा गया कि जो भी जीवित व्यक्ति होंगे वही जो है इस अधिकारों या जो है जिम्मेदारियों का जो है विषय हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। और यह कि जो है गैर जीवित संगठनों के रूप में कंपनियों के पास ऐसे कोई अधिकार या जो है दायित्व नहीं है मेरे भाई, जो भी गैर जीवित व्यक्ति हैं। इसे संबोधित करने के लिए सिद्धांत का तर्क है कि अधिकारों और दायित्वों को रखने के लिए जो है व्यवहार होने के लिए एक निगम के व्यक्तित्व की आवश्यकता होती थी। सिंपल सा मतलब नींव या इमारत जिस पर न्यायिक व्यक्ति का निर्माण किया जा सकता है उसका पालन जर्मन कानून के जो है स्टिप टंग तक किया जा सकता है, यानी आधार या इमारत जिसके लिए न्यायिक व्यक्ति का निर्माण किया जा सकता है। जाने माने जो है विधिवेत्ता डुगिट का उद्देश्य सिद्धांत के लिए जो है एक अलग दृष्टिकोण था। उनके अनुसार कानून का लक्ष्य अपने जो है व्यापक अर्थ में सामाजिक सामंजस्य स्थापित करना है। सिंपल सा मतलब यदि एक इकाई एक उद्देश्य का पीछा कर रही है तो जो भी हो जो सामाजिक एकजुटता के अनुरूप है, जो भी एक समाज है उसके जो है एकजुटता मतलब इकट्ठा होना है, तो उसके सभी कार्य जो उस लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं उन्हें कानून व्यक्तित्व प्रदान करके जो है कानून द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। ठीक, सिंपल सा। ब्रैकेट सिद्धांत का देखिए प्रतीकवादी सिद्धांत जिसे जो है अक्सर ब्रैकेट सिद्धांत कहा जाता है, प्रसिद्ध जर्मन जो है न्यायविद जो है इहरिंग से जुड़ा हुआ है। इस जो है सिद्धांत के अनुसार कानूनी व्यक्तित्व एक प्रतीक जो कॉर्पोरेट निकायों को अधिक कुशलता से कार्य करने में मदद करता है। इस दृष्टिकोण के जो अनुसार एक कंपनी के सदस्यों के विशिष्ट अधिकार और उत्तरदायी होते हैं जो कि वाणिज्यिक लेन देन होते हैं। सिंपल सा मतलब ठीक, जो लेन देन होते हैं वाणिज्यिक सुचारू रूप से चलने के लिए जो है निगम को सौंपे जाते हैं। किसी कंपनी के कई सदस्यों को जो है संदर्भित करना आमतौर पर व्यवहारिक या आसान नहीं होता है। एक अमेरिकी विधिवेत्ता होफेल्ड ने कुछ संशोधित रूप में इस धारणा के लिए तर्क दिया है। सिंपल सा मतलब ये जो भी धारणा है इसके लिए जो है होफेल्ड ने जो है इन्होंने जो है एक तर्क दिया है। कॉर्पोरेट व्यक्तित्व जो है उनकी राय में एक स्थापित कंपनी द्वारा उसके जो है खिलाफ कानूनी प्रक्रियाओं की जो है सहायता के लिए मनमाने कानून मानदंडों का विकास होफेल्ड के अनुसार केवल मनुष्य ही व्यक्ति है और कानूनी व्यक्ति जो है मनमाना प्रक्रियात्मक मानदंडों की स्थापना से ज़्यादा कुछ नहीं है। एक कॉर्पोरेट व्यक्ति जो है बहुत सारे व्यक्तियों का एक प्रक्रियात्मक मेरे भाई मानदंडों की स्थापना से ज़्यादा कुछ नहीं है। एक कॉर्पोरेट व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों का एक प्रक्रियात्मक रूप है जिसे जो है उनके बीच कानूनी संबंध स्थापित करने के लिए मान्यता प्राप्त है। सिंपल सा मतलब तो थोड़ा हिंदी है मेरे भाई, इसमें तो थोड़ा बहुत इधर से उधर हो जाता है। होफेल्ड के अनुसार कॉर्पोरेट व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्तिगत अंतः क्रियाओं के लिए लेखांकन का एक तरीका है। कौन कौन से देखिए, जो होफेल्ड के अनुसार जो कहा गया है कि सामूहिक व्यक्तित्व और क्रियाओं के अंतर्गत जो भी होगा रेखांकन जो है का एक तरीका है। उन्होंने संकेत दिया कि जो एक कंपनी की एकता मामलों को तय करने के लिए अदालतों के लिए एक आसान तंत्र है। सही बात है, सिंपल सा मतलब ये बहुत अच्छा इन्होंने कहा है। आलोचना जानिए, देखिए इस सिद्धांत प्रारंभ से ही दोष है, शुरू से ही इसमें स्टार्ट से ही जो है दोष माना जाता है। ये निर्दिष्ट नहीं करता है कि जो है निगम बनाने वाले सदस्यों को नोटिस देने के लिए ब्रैकेट को कब हटाया और बढ़ाया जा सकता है, ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया। ठीक, जीव सिद्धांत जानिए, जीव सिद्धांत क्या है इसके बारे में जानिए। जीव सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार एक कंपनी के जो है एक जीव के समान है जिसमें सदस्यों के रूप में अंग एक प्रमुख शीर्ष अधिकारी है और अन्य अंग होते हैं। इसके जो है अलावा एक व्यक्ति के पास एक सिर, एक जो है शरीर और पैर होते हैं जो इच्छाओं की पूर्ति और कार्यों के प्रदर्शन में सहायता करते हैं। सिद्धांत के अनुसार जो है एक निगम की अपनी इच्छा और शरीर होती है और कानूनी अधिकार और जिम्मेदारी भी। सिंपल सी बात यह है कि होती है। ठीक,
कानूनी अधिकार पाने के लिए आपको एक इंसान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस निकाय की अपनी जो है इच्छा और जीवन है, उसके पास कानूनी जो है अधिकार के जो है साथ साथ कानूनी दायित्व या कर्तव्य भी हो सकते हैं। सदस्यों, एक इच्छा और एक निकाय के साथ एक सामाजिक इकाई को जो है कॉर्पोरेट व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है और नतीजतन इस सिद्धांत का जो है मूल यह है होगा कि कॉर्पोरेट व्यक्तित्व के पास एक शरीर, सिर, अंग और जो है अंग, सामूहिक इच्छा और कानूनी मान्यता होनी चाहिए। ये सब सारी चीज़ें जो होंगी इस पर जो है सॉरी मेरे भाई, इस पर जो है कानूनी मान्यता बिल्कुल अच्छे तरीके से कानून के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी आपके साथ। ठीक, आगे देखिए स्वामित्व सिद्धांत क्या है ये जान लीजिए। स्वामित्व सिद्धांत, ये सिद्धांत जो है बंजनज, बेकर और जो है डेमेलियस द्वारा तैयार किया गया था और इसे जो है प्लानिओल द्वारा जो विस्तारित किया गया था। इस विचार के अनुसार मनुष्यों को ना कि जो है कंपनियों को कानून अधिकार कहा जाता है और इसके अलावा यह बताता है कि एक कानूनी जो है व्यक्ति या कंपनी जो है किसी भी मामले में एक व्यक्ति नहीं है, ये जो है सब्जेक्ट लेस प्रॉपर्टी है। सिंपल सा मतलब जो भी कंपनी है जो एक कानूनी ताना बाना है और यह जो है काल्पनिक पहचान पूरी तरह से आप जो है संपत्ति के मालिक होने के उद्देश्य से मौजूद है। इस तरह के जो व्यक्तित्व जो है एक तरह के जो है स्वामित्व से ज़्यादा कुछ नहीं है। अपने स्वामित्व के परिणाम स्वरूप ये व्यक्तित्व अनुबंधों में प्रवेश कर सकते हैं, सिंपल सा मतलब है, और उसी तरह जो है कानून कार्रवाई कर सकते हैं जैसे कि वास्तविक लोग कर सकते हैं, सिंपल सा मतलब। ठीक, और इसमें देखिए क्या कह रहा है, जब संपदा और धन की बात आती है तो जो भी होगी पूरी तरह से जो है निगमों के स्वामित्व में है, तो यह जो है स्वामित्व सिद्धांत कुछ महत्व रखता है। इसके अलावा जो है मनुष्य केवल कुछ अधिकारों और कर्तव्यों के हकदार हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप यदि जो है ऐसा व्यक्तित्व ऐसा अधिकारों और दायित्वों का हकदार नहीं हो सकता है, सिंपल सा मतलब पॉइंट वाइज करके लिखिएगा, तो इसे जो है विषयहीन संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण का मूल यह है कि जो है कानून विशेष चाहिए और इस जो है दृष्टिकोण का मूल यह है कि कानून जो है पूरी तरह जो है विशेष मानव उद्देश्य और हितों की रक्षा करता है और एक न्यायिक व्यक्ति जो है द्वारा अर्जित जो है संपत्ति किसी की नहीं होती है, जबकि जो है एक निश्चित जो है उद्देश्य और जो है उद्देश्य के लिए जो है नियंत्रित होती है। इसके अलावा ये कानून पेशेवर और कुछ वास्तविक लक्ष्यों को प्रक्रियात्मक करने के लिए है, सिंपल सा मतलब। ठीक, ये चीज़ें इसमें कह रहा है, तो आप लोग यहाँ समझ चुके होंगे मेरे भाई। और ये आप लोग जो है कॉर्पोरेट व्यक्ति जो होगा ये आप लोग जो है इसका सिद्धांत भी समझ चुके हैं और इसमें जो है जो मैंने बताया करीबन 6 से 7 सिद्धांत, उस सिद्धांत को आप लोग को याद होना चाहिए। नाम तो याद ही होना चाहिए, अगर आप लोग का जो पूरा नहीं याद लेकिन नाम रहेगा याद तो आप लोग 2-3-4 लाइन लिख सकते हैं। तो ये आप लोग का 2 से 2.5 पेज में क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। प्रश्न की असला लिखिएगा, इंट्रोडक्शन शुरू में तो लिखेंगे ही, उसके जो है सारी चीज़ लिख देंगे अच्छे तरीके से, कौन से एक्ट में आ रहा है। ठीक, आप लोग का क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। अब आगे हम लोग देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जो है आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक, तो आप लोग लास्ट तक बने रहेगा, बिल्कुल मेरे भाई घबराइएगा नहीं मेरे भाई। एक सेकंड आप लोग टाइम लीजिए थोड़ा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा पानी पीना था, गला सूख जाता है मेरे भाई, कब से बता रहा हूँ और कब से पढ़ा रहा हूँ और इसके पहले भी लेक्चर्स रिकॉर्ड हुई है तो इसीलिए दिक्कत हो रही है। देखिए कंपनी अधिनियम जो है 2013 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग जितना जोश से मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई उतना आप लोग डबल जोश से पढ़िए, और जब इसी तरीके से पढ़ेंगे तभी एक जो है मेरे पढ़ाए हुए आप लोग माने जाएंगे और आप लोग अच्छे तरीके से जो है एग्ज़ाम में करके आएंगे। ठीक, मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए, किसी कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या AMOA, क्या मेरे भाई AMOA यही मेन है मेरे भाई, संविधान और कंपनी की शक्तियों के दायरे को परिभाषित करता है। सरल शब्दों में MOA है मेरे भाई, वह नींव है जिस पर जो है कंपनी बनी है। इस लेख में हम MOA
को नियंत्रित करने वाले कानूनों और विनियमों को देखेंगे। साथ ही हम जो है एक कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की सामग्री को पूरी तरह अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए अब जानिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या जो है MOA है मेरे भाई, MOA है। दर्ज करने का उद्देश्य क्या होता है जानिए। सबसे पहले किसी कंपनी के ये MOA वह वस्तु होती है जिसके लिए कंपनी बनाई जाती है। सही बात है, सिंपल सा मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने संचालन के दायरे की पहचान करता है और जो है उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिन्हें वह जो है पार नहीं कर सकता। ये सब सारी चीज़ें होती हैं। और अगला देखिए, यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 399 के अनुसार सार्वजनिक दस्तावेज है। 399 धारा सेक्शन में आप लोग लिखिएगा 399, ठीक, एक दस्तावेज होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या MOA दर्ज करने का उद्देश्य क्या होता है किसी कंपनी के, ये तो मैं आपको बता ही दिया मेरे भाई, ये फिर से आ गया। देखिए किसी भी जो है परिस्थिति में कंपनी ज्ञापन में निर्दिष्ट प्रावधानों से विचलित नहीं हो सकती है। यदि वह ऐसा करती है तो यह कंपनी अधिकारतीत और शून्य होगा, ठीक। इसका प्रारूप जानिए। कंपनी अधिनियम 2013 की जो है धारा 4 के अनुसार जो है कंपनियों को अधिनियम की जो है अनुसूची फर्स्ट में तालिका AE में दिए गए फॉर्म में MOA तैयार करना चाहिए। यहाँ जो है प्रपत्रों का विवरण दिया गया पूरी तरह जानिए। तालिका फर्स्ट शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के जो है सहयोग के ज्ञापन के लिए होता है, A नंबर है। B नंबर जानिए, गारंटी और जो है सीमित और शेयर पूंजी में रखने वाली कंपनी के सहयोग के लिए ज्ञापन जो है लिए फॉर्म होता है पूरी तरह से। और तीसरा पॉइंट है C में, गारंटी द्वारा सीमित और शेयर पूंजी रखने वाली कंपनी के सहयोग के लिए ज्ञापन के लिए फॉर्म है। और D है, एक सीमित कंपनी के सहयोग के जो है ज्ञापन के लिए फॉर्म है। अगला पॉइंट है E, एक जो है असीमित कंपनी और शेयर पूंजी रखने के लिए जो है सहयोग के लिए जो है ज्ञापन के लिए जो है प्रपत्र है। सिंपल सा मतलब, ठीक। MOA की सामग्री जानिए। MOA की सामग्री जो है निम्नलिखित अनिवार्य है। कौन कौन से? नामखंड जिसे हम लोग कहते हैं। इसमें देखें नामखंड में क्या कहा गया है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए जो है कंपनी के नाम के जो है अंतिम शब्द के रूप में लिमिटेड शब्द होना चाहिए। सिंपल सा मतलब। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कंपनी के नाम के अंतिम शब्द के रूप में प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। ये चीज़ें होना चाहिए। ये अधिनियम की धारा 8 के तहत जो है गठित कंपनियों पर जो है लागू नहीं है, जिसमें निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शामिल होना जो लागू हो। जानिए। सबसे पहला नींव, मंच, संगठन, फेडरेशन और मंडलों, फेडरेशन, परिषद, चुनाव, ट्रस्ट आदि। ये सब में से जो है एक तो जरूरी है, एक होना ही चाहिए, ठीक। इसलिए ज़्यादा दे देंगे। देखिए पंजीकृत क्या होता है। पंजीकृत कार्यालय खंड, इसमें जो है वह जो है राज्य निर्दिष्ट होना चाहिए जिसमें जो है कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, ठीक। जिस राज्य में कंपनी का जो कार्यालय है। वस्तुखंड क्या है, उस जो है यह जो है उन उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना चाहिए जिनके लिए कंपनी को शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा यदि कोई कंपनी अपनी गतिविधियों को जो है बदलती है जो उसके नाम में परिलक्षित नहीं होती है, तो वह जो है अपनी गतिविधियों को बदलने के लिए 6 महीने के भीतर अपना नाम बदल सकती है। कंपनी को सभी परिवर्तन प्रावधानों का पालन करना चाहिए। सिंपल सा मतलब, ठीक। दायित्व खंड क्या है, तो इसमें कंपनी के सदस्यों की जो है देयता निर्दिष्ट होनी चाहिए, चाहे वह सीमित हो या असीमित भी। शेयरों द्वारा जो है सीमित कंपनी के लिए क्या होता है, ये जो है निर्दिष्ट करना चाहिए कि क्या उसके सदस्यों की जो है देनदारी उनके द्वारा धारित शेयरों पर जो है किसी भुगतान की गई है, राशि तक जो है सीमित है कि नहीं है। ये सब सारी चीज़ें आपको शेयर से करना पड़ेगा, ठीक। अगला देखिए, शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के लिए यह निर्दिष्ट, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक। आगे देखिए दूसरा पॉइंट, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए जो है जानिए। इसमें जो है योगदान करने के लिए जो प्रत्येक सदस्य द्वारा ली गई जो है राशि को निर्दिष्ट करना चाहिए। सिंपल सा मतलब। इसमें पॉइंट देखिए, कंपनी की संपत्ति जब यह बंद हो जाती है, यह प्रदान किया जाता है कि जो वह कंपनी का सदस्य जब कंपनी का समापन 1 वर्ष के भीतर उसके सदस्य बनने से पहले सब जो है बनने से जो है होता है, बाद वाले जो है मामले में विचार किए गए जो है ऋण और देनदारियाँ
वे होंगे जो है सदस्य बनने से पहले अनुबंधित हैं। देखिए अगला परिणाम की जो है लागत, शुल्क और खर्च और आपस में जो है योगदानकर्ताओं के अधिकार का संयोजन होना चाहिए। ठीक। पूंजी खंड में जानिए तो यह केवल शेयर पूंजी वाली कंपनियों के लिए मान्य है। इन कंपनियों को जो है निश्चित राशि के शेयरों में विभाजित अधिकृत पूंजी की राशि जो है निर्दिष्ट करनी होगी। इसके अलावा इसमें जो है प्रत्येक सदस्य के नाम और जो है उनके नाम के सामने शेयरों की संख्या अवश्य होनी चाहिए। ठीक, ये चीज़ कह रहा है। एसोसिएशन क्लाज क्या होता है? देखिए MOA को कंपनी बनाने के जो है लिए ग्राहक की इच्छा को जो है स्पष्ट रूप से जो है निर्दिष्ट करना चाहिए। ये अंतिम उपवाक्य है। एक व्यक्ति कंपनी के लिए क्या होता है? MO को उस व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट करना चाहिए और जो ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में कंपनी का सदस्य बनता है। ये सब सारी चीज़ें होना चाहिए। MOA जमा करने के पहले निम्नलिखित पहलुओं से ध्यान रखें। कुछ पहलुएं हैं, इस पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए MOA प्रिंट करें और इसे जो है पैराग्राफ में बांट लें और इसे जो है पृष्ठों को जो है क्रम से क्रमांकित करें और सुनिश्चित करें कि जो है आपसे काम 7 लोग इस पर हस्ताक्षर करें। 2 निजी लिमिटेड कंपनी के जो है मामले में और 1 व्यक्ति कंपनी के मामले में। ठीक। हस्ताक्षरों को प्रमाणित करने के लिए जो है कम से कम जो है 1 गवाह होना जरूरी है। ठीक। हस्ताक्षरकर्ताओं और जो है गवाहों के बीच में जो है विवरण दर्ज करें, जो है जैसे पता, विवरण, व्यवसाय आदि। ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। याद रखने कुछ योग्य बातें हैं। नंबर फर्स्ट है यह कंपनी अपने एजेंट के माध्यम से एक MO की सदस्य ले सकती है। दूसरा पॉइंट है नाबालिग MO पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है। हालांकि एक नाबालिग जो अभिभावक जो है जो उसकी ओर से MO की जो है सदस्यता लेता है को उसकी व्यक्तिगत जो है क्षमता में सदस्यता लेने के लिए जो है माना जाएगा। ठीक, सिंपल मतलब। ऊपर उल्लिखित जो है अनिवार्य प्रावधानों के जो है अलावा कंपनी आवश्यकता अनुसार जो है अतिरिक्त प्रावधान संलग्न कर सकती है। MO पर प्रश्न होता है एक कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनिवार्य खंडों का नाम बताइए। ये सब लिखा जाता है। और दूसरा पूछता है किसी कंपनी के MO के अनिवार्य खंड पर इस प्रकार है कि नहीं है। ये सब सारी चीज़ें पूछता है। ठीक, आगे देखिए कंपनी के जो है प्रकार। 2 लेक्चर्स हमारे खो गए कंप्लीट मेरे भाई। तो आप लोग को पूरी तरह समझ में आया होगा। तो आप लोग वही जोश वही जुनून बनाए रखिए। और अगला लेक्चर हमारा है काइंड्स ऑफ कंपनी, तीसरा है मेरे भाई। तो काइंड्स ऑफ कंपनी अब जानिए कि कितने प्रकार की कंपनी होते हैं, कितने नहीं, ये सब सारी चीज़ें जानिए। देखिए सबसे पहला है निगमन के आधार पर जो होता है, ऑन द बेसिस ऑफ जो है इनकॉर्पोरेशन। ठीक, ये जानिए। निगमन के आधार पर जो है कंपनी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब निगमन के आधार पर जो है कंपनी को जो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन? चार्टर्ड कंपनी जिसे हम लोग कहते हैं। B नंबर है विधान के द्वारा निर्मित कंपनी। और तीसरा है निगमित या पंजीकृत कंपनी। ठीक, ये 3 कंपनी जरूरी है। आगे देखिए दायित्व के आधार पर कंपनी ऑफ लायबिलिटी ऑफ बेसिस। तो ये जानिए। A नंबर जो है असीमित दायित्व वाली कंपनी होना चाहिए और B नंबर है जो है सीमित दायित्व वाली कंपनी होनी चाहिए। गारंटी के आधार पर सीमित दायित्व वाली कंपनी ए कंपनी विथ लिमिटेड लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ गारंटी। अंशों के आधार पर सीमित दायित्व होने वाली कंपनी। नियंत्रण के आधार पर जो है पूरी तरह है। सरकारी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ कंपनी जो है सूत्रधारी कंपनी, सहायता कंपनी, सहयोग कंपनी, यह सब है। अन्य कंपनियां जान लीजिए। एक व्यक्ति कंपनी जो है सिंगल पर्सन ऑफ कंपनी होता है। और लघु कंपनी होता है, विदेश कंपनी होता है, धारा जो है 8 कंपनी होता है, उत्पाद कंपनी होता है। ये सब सारी चीज़ें कंपनी होते हैं। निगमन के आधार पर जो है कंपनी के जो है प्रकार जानिए। चार्टर्ड कंपनी जिसे हम लोग कहते हैं, चार्टर्ड कंपनी वह कंपनी होती है जिसका भी निर्माण राजा की जो है आज्ञा के अनुसार जो है राजपत्र पर लिखित नियमों के आधार पर या बोर्ड पर जो है चार्टर्ड कंपनी को इस प्रकार से पूरी तरह समझा जा सकता है। इसके जो है कि जो है इसका निर्माण किसी राजा के कहने या उसके जो है फरमान पर जो है होता था।
वर्तमान समय में भारत में इस तरह की कोई भी जो है कंपनी संचालित नहीं होती है। सही बात है। पहले जो होता था कंपनी जब संचालित होती थी तो एक राजा होते थे, बड़े लोग होते थे, जैसे गांव में जो है पुलिस नहीं जाती थी, जो है सरपंच या जो भी होते थे प्रधान, वो लोग मामला सुलझा देते थे। ऐसे ही पहले एक राजा थे और राजा ही कंपनी खुलवाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ना राजा रहे ना कंपनी जो उनके कहने पे खुलेगी। अब गवर्नमेंट के आधार पर कोई भी कंपनी खोल सकता है, बस लीगल होना चाहिए। सारे प्रोसेस है उसके, आप लोग जानिए। भारत की अर्थव्यवस्था एक जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस कारण जो है इसे चार्टर्ड कंपनी आज के समय में भारत में संचालित नहीं होती है। उदाहरण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर्ड कंपनी थी मेरे भाई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चार्टर्ड ही कंपनी थी। ठीक। विधान के द्वारा निर्मित कंपनी जानिए। विधान के द्वारा निर्मित कंपनी में उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जो भारतीय संसद या विधानसभा के द्वारा बनाए गए कंपनी के सभी नियमों का पालन करती हैं। इसको जो है इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि हमारी सरकार लोक कल्याण के लिए संसद के दोनों सदनों से जो है किसी विशेष कंपनी का प्रस्ताव पारित कर जो है पूरी तरह जो है कंपनी का निर्माण करती है। आगे देखिए, उदाहरण के लिए जो है LIC विधान के जो है LIC विधान की निर्मित कंपनी जो है LIC का निर्माण सहायक सरकार ने अपने देशों सदनों से बिल को पास करके जो है किया था। विधान के द्वारा निर्मित कंपनी का उद्देश्य यह था कि वह जो है प्रजा का अधिक से अधिक कल्याण कर रहे हैं और जो है लोगों का हित जो है कर सके। विधान के द्वारा निर्मित की गई कंपनी पर भारतीय संविधान तक तथा कंपनी अधिनियम के सभी नियम व जो है कानून लागू होते हैं। सिंपल सा मतलब मेरे भाई। ठीक। उदाहरण के लिए देखिए जो है भारतीय जीवन बीमा एंड भारतीय रिजर्व बैंक, ये दोनों हैं। देखिए निगमित या पंजीकृत कंपनी, यानी निगमित कंपनी में जो है उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जो पूरी तरह जो या तो कंपनी अधिनियम 1956 का अनुसरण करती है या तो कंपनी अधिनियम 2013 को फॉलो करती है। दोनों के तरह जो आती हैं तो उन्हें जो है पूरी तरह जो है उन कंपनियों में अच्छी तरह जो है शामिल किया जाता है जो प्रेजेंट टाइम में रनिंग पे रहती है। उदाहरण के लिए टाटा, रिलायंस, विप्रो जानिए। अगला पॉइंट देखिए, दायित्व के आधार पर कंपनी के प्रकार होते हैं। कंपनी ऑफ द लायबिलिटी बेसिस। अब जानिए असीमित दायित्व की कंपनी जानिए, कंपनी ऑफ विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। असीमित दायित्व वाली कंपनियों में उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जिनमें कंपनियों का जो है पूरा अधिकार उनके मालिक के हाथ में होता है। असीमित दायित्व अपन जो है कंपनी को जो अनलिमिटेड कंट्रोल कंपनी भी कहा जाता है। असीमित दायित्व का सही मतलब यह होता है कि वह कंपनी अपना जो है पूरा जोखिम उठा कर जो है पूरी तरह या खुद उठाने के लिए जो है हमेशा तैयार रहती है। सिंपल सा मतलब मेरे भाई, ये कंपनी हमेशा तैयार रहती है, ऐसा नहीं कि आपकी पहली बार है। इसको जानिए, इसको इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि यदि कोई कंपनी किसी भी प्रकार की वित्तीय जोखिम में फंस जाती है तो उसकी भरपाई उसकी कंपनी के मालिक द्वारा ही की जाती है। सही बात है, जो मालिक रहेगा वही भरेगा। सीमित दायित्व वाली कंपनी जानिए जो है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी। सीमित दायित्व वाली कंपनी में उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जिनमें जो है मालिक के हाथ में पूरा अधिकार नहीं होता है या मालिक के हाथ में पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता है। सीमित दायित्व वाली कंपनियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें जो है पहला होता है आप लोग का जो है गारंटी के आधार पर जो है सीमित दायित्व, या दूसरा होता है दायित्व वाली कंपनी और दूसरा अंशों में शेयर होता है। ये दोनों पॉइंट होना चाहिए। ये 2 पॉइंट है, यहाँ देखिए पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। ठीक। और सीमित दायित्व वाली कंपनी है तीसरा पॉइंट। आगे चलिए इन बातों पर जो है इन दोनों कंपनी के बारे में जो है एक एक करके जो है समझते हैं। जानिए सीमित दायित्व के कंपनी के प्रकार जानिए। इस गारंटी के आधार पर सीमित दायित्व वाली कंपनी जानिए क्या है। इनमें उन कंपनियों को शामिल किया जाता है। इन कंपनियों की जो है स्थापना गारंटी के द्वारा जो है सीमित कंपनी के नियम के अंतर्गत होती है पूरी तरह, और उन कंपनियों के मालिक कोई भी फिक्स अमाउंट देने की गारंटी नहीं देते हैं। गारंटी देते हैं मेरे भाई, नहीं होगा इसमें गारंटी देते हैं। जब कभी कंपनी इन्वेस्टमेंट की जो है बात हो या कंपनी को बंद करने की बात हो या कंपनी का कोई भी दूसरा दूसरा वित्तीय जोखिम हो या जो है इन सभी संस्थानों पर जो है कंपनी एक फिक्स अमाउंट देने का वादा करती है। सिंपल सा मतलब है मेरे भाई, यही इसी के बारे में ये कहता है। ठीक।
ये कई पॉइंटों में जो है बटा हुआ, मैंने एक में ही जो है पूरी तरह से लिख दिया है। ये पॉइंट वाइज करके लिखेंगे। जैसे दूसरा क्या है, पहला क्या है, पहला आप लोग लिख लीजिएगा कि पहला क्या है और दूसरा क्या है, आप लोग जो है यहाँ पॉइंट करके 1 नंबर और 2 नंबर ऐसा करके नीचे ऊपर करके लिख लीजिएगा। अंशों के आधार पर सीमित व दायित्व वाली कंपनी देखिए, आ कंपनी विद जो लिमिटेड लायबिलिटी एंड इक्वलिटी बेसिस। यदि कोई कंपनी अंशों के द्वारा सीमित है तो उस कंपनी के पार्षद सीमा जो है नियम कोष्टक में एमपी में वर्णित दायित्व कोष्टक में लाइब्रेरी क्लास के अनुसार उस कंपनी के सदस्य एक लंबे टाइम के बाद भी अब तक किए गए रकम को या का जो है भुगतान करने के लिए जो है उत्तरदायी नहीं होती है। सिंपल सा मतलब, अर्थात उसको अपनी संपत्ति प्रॉपर्टी को बेचने का या की जो है ज़रूरत नहीं होती है। अर्थात उसको भुगतान करने के लिए कंपनी की संपत्ति, जमीन या जायदाद नहीं बेचनी पड़ती है, ये जानिए। शेयर होल्डिंग के आधार पर सीमित दायित्व वाली जो है कंपनी को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर फर्स्ट है, जानिए, निजी कंपनी और जो है सार्वजनिक कंपनी, जिसे हम लोग के प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ठीक, निजी कंपनी का क्या है, प्राइवेट कंपनी जानिए। निजी कंपनी का सदस्य शेयर जो है अपने शेयर को जो है किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। कोई भी जो है निजी कंपनी में से जो है कम से कम 2 अधिकतम 200 मेंबर हो सकते हैं। निजी कंपनी किसी भी तरीके से शेयर को जारी नहीं कर सकती है या इसके लिए पूरी तरह जो है प्रतिबंध है। सिंपल। सार्वजनिक कंपनी जानिए, सार्वजनिक जो है या पब्लिक कंपनी में कंपनी का शेयर होल्डर अपने शेयर को कभी भी ट्रांसफ़र जो है कर सकता है। सार्वजनिक कंपनियों में सदस्यों की मिनिमम संख्या 7 और जो है मैक्सिमम जो कोई भी लिमिट नहीं है। पब्लिक कंपनी में भी जो है 2 प्रकार की जो है कंपनियों में विभाजित किया जाता है। जानिए कंपनी कौन कौन से होते हैं, लिस्टेड कंपनी जिसे कहते हैं और अनलिस्टेड कंपनी, ये दोनों होना चाहिए ये पब्लिक कंपनी में। लिस्टेड कंपनी क्या है, लिस्टेड कंपनी जो है का शेयर जो है पब्लिकली जो है जारी होता है और शेयर मार्केट में पूरी तरह जो है चलने वाली सभी कंपनियों की लिस्टेड होती है। जो भी लिस्टेड होती है वो पूरी तरह जो है मार्केट में जाहिर होता है। ठीक, जो भी लिस्टेड मतलब कंपनी से जुड़े हुए हैं, वह कंपनी जो है शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं होती है, इनको जो है अनलिस्टेड कंपनी का जो है अंतर्गत रखा जाता है। जो भी शेयर बाजार में नहीं जो है इन्वॉल्व है, इन्हें अनलिस्टेड कहा जाता है। और जो शेयर बाजार में जो है मार्केट में उतर गई है वो कंपनी, उन्हें जो है क्या कहा जाता है, आप लोग का लिस्टेड कंपनी कहा जाता है। ठीक, नियंत्रण के आधार पर कंपनी जानिए जो है बेस्ड ऑन कंट्रोल के। सरकारी कंपनी होता है गवर्नमेंट कंपनी, जिसे हम लोग सूत्रधारी कंपनी, होल्डिंग कंपनी जिसे हम लोग कहते हैं, सहायक कंपनी, सबऑर्डिनरी कंपनी और सहयोगी कंपनी। ये 4 जो है पॉइंट है, आप लोग याद करिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 करके लिखिएगा। सरकारी कंपनी क्या होती है जानिए, सरकारी कंपनियों में उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जिनके सरकार की जो है शेयर होल्डिंग 50% से अधिक होती है। सरकार की जो है सहभागिता में केंद्र सरकार हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है और केंद्र और राज्य दोनों की जो है शेयर होल्डिंग एक साथ भी हो सकती है। ये जानिए 3 पॉइंट है आगे निकल के। इन कंपनियों को सरकारी कंपनी कहा जाता है। पहला पॉइंट जो है पूरी तरह जो है क्या होता है, केंद्र हो सकता है, दूसरा क्या जो है राज्य हो सकता है और जो तीसरा पॉइंट क्या है, दोनों मिला करके हो सकते हैं। 3 पॉइंट लिखिएगा। ठीक, उदाहरण के लिए देखिए हिंदुस्तान लिमिटेड या हिंदुस्तान कॉर्पोरेट जो है लिमिटेड, भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड या BSNL, ये सब सारे एग्जाम्पल हैं। सूत्रधारी कंपनी या होल्डिंग कंपनी जानिए क्या है, तो इसका मतलब ये होता है होल्डिंग कंपनी में उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जिनका जो है 50% अधिक से जो है शेयर किसी दूसरे कंपनी के हाथ में होता है। उदाहरण के लिए देखिए नेटवर्क जो है 18 जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है, इस जो है कंपनी के जो है 50% से अधिक जो है शेयर होल्डिंग रिलायंस के पास है। ठीक, नेटवर्क एक जो है एक सहायक कंपनी है और जो है रिलायंस एक होल्डिंग कंपनी है। सिंपल था मतलब। सहायक कंपनी देखिए, सहायक कंपनी में उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जो कि जो है किसी होल्डिंग कंपनी के अंडर होती हैं। और ऊपर वाले उदाहरण में जो है नेटवर्क 18 एक सहायक कंपनी है और रिलायंस एक जो है होल्डिंग कंपनी है, आपको बताए हैं पहले ही। उदाहरण के लिए देखिए रिलायंस जो रिटेल, जियो सावन एंड जो है जियो पेमेंट बैंक या जो है सभी रिलायंस इंडस्ट्री के सहायक कंपनियाँ, ये सब सारी चीज़ें होते हैं। सहयोगी कंपनी कौन है, एसोसिएट कंपनी। सभी कंपनियों में उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जिसका किसी भी कंपनी में 20% के आसपास जो है शेयर होल्डिंग होती है। ठीक, सिंपल सा मतलब। क्या कोई अकेला आदमी किसी कंपनी को शुरू कर सकता है, तो जानिए। तो आप लोग जो है हाँ, अकेला आदमी खुद की कंपनी शुरू कर सकता है। ये 2013
बे बिजनेस अधिनियम के अनुसार कोई भी अकेला आदमी अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकता है। ये 2013 के अधिनियम में बताया गया। तो आप लोग जानिए, आप लोग भी एक कंपनी जो है खोल सकते हैं और खोलिएगा आगे चल करके, जिसके जो जो सपने होंगे। ठीक मेरे भाई, अब देखिए कंपनी अधिनियम के तहत शेयर जानते हैं हम लोग। तो ये तीन पॉइंटें पढ़ चुके, 3 टॉपिक। तो हम लोग अब जो है पढ़ेंगे शेयर के बारे में। शेयर क्या होता है मैंने बताया था, शेयर जो है मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा। शेयर अधिनियम के तहत जो है शेयर का अर्थ और प्रकृति और उसके प्रकार जानेंगे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई ये टॉपिक। इसका परिचय जान लीजिए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की जो है उपधारा 84 शेयर को परिभाषित करती है। शेयर का अर्थ स्टॉक सहित किसी कंपनी का शेयर पूंजी कैपिटल में एक हिस्सा है। शेयरों को एक प्रकार की सुरक्षा माना जाता है। प्रतिभूतियों सिक्योरिटी को उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 80 में परिभाषित किया गया है, जो कि प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1956 की धारा 2 के खंड एच में परिभाषित जो है प्रतिभूतियों को पूरी तरह प्रतिभूतियों की परिभाषित को जो है संदर्भित किया गया। ठीक, सिंपल। कौन सा धारा? 1956 का एक जो है कानून है, धारा नंबर 2 के जो है एच में। ठीक, देखिए उक्त अधिनियम की धारा 44 के अनुसार जो है कंपनी में किसी भी जो है सदस्य के शेयर चल संपत्ति जो है मूवेबल प्रॉपर्टी होंगे। इसे कंपनी के लेखों द्वारा जो है प्रदान किए गए तरीके से हस्तांतरणीय माना जाता है। डी, ठीक। आगे देखिए, उक्त अधिनियम की धारा 45 के अनुसार ये सुनिश्चित करने के लिए जो है शेयर पूंजी रखने वाली सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य है कि कंपनी के शेयरों को एक विशिष्ट डिस्ट्रीब्यूटिव संख्या से अलग किया जाएगा। यह अपेक्षा उस स्थिति में लागू नहीं होती है जब जो है शेयर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित किया जाता है जिसका नाम डिपॉजिटर, देखिए डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में लाभकारी हित धारक होल्डर आप जो है बेनिफिशियल इंटरेस्ट के रूप में दर्ज किया गया। सिंपल सा मतलब। ठीक, ये पॉइंट जानिए। प्रतिभूतियों का आवंटन, देखिए अलॉटमेंट जिसे हम लोग कहते हैं। शेयरों की पेशकश मूल रूप से तब की जाती है जब कंपनी द्वारा आवेदन फॉर्म की जो है आपूर्ति सप्लाई की जाती है। जब कोई आवेदन स्वीकार किया जाता है तो इसे जो है पूरी तरह आवंटन माना जाता है। इसे कंपनी की जो है पहले जो है गैर जो है विनियोजित पूंजी में से एक भी जो है विनियोग के रूप में माना जाता है। नतीजतन जहां जब्त की गए शेयरों को फिर से जारी किया जाता है, यह आवंटन के समान रूप होते हैं। सिंपल सा मतलब। ठीक, अगला देखिए, आवंटन को वैध माने जाने के लिए जो है अनुबंध के कानून के जो है आवश्यकताओं और सिद्धांतों का पालन करना होगा और प्रस्ताव को स्वीकृति के संबंध में पूरी तरह जाना होगा। आवंटन पर वैधानिक प्रतिबंध जो कि देखिए न्यूनतम सदस्यता जो होना चाहिए आप लोग का मिनिमम जो है सब्सक्रिप्शन और आवेदन राशि एप्लीकेशन मनी होना चाहिए। ठीक, देखिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 49 के अनुसार वैध आवंटन की पहली आवश्यकता न्यूनतम सदस्यता। कंपनी के लिए जो है वो पूरी तरह जो है प्रॉस्पेक्टस में न्यूनतम सदस्यता की राशि बताई जाएगी और जब शेयर जो है जनता को पेश किए जाते हैं तो कोई शेयर तब तक आवंटित नहीं किया जाएगा जब तक कि जो है निर्दिष्ट राशि की सदस्यता नहीं ली जाती है और आवेदन राशि जो है अपील से कम नहीं होगी को जो है राकाल जो कि सफल माना जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज के निर्णय को रद्द कर दिया जाएगा और जो है लिस्टिंग की जो है अनुमति दी जाएगी। सिंपल सा मतलब का है। ऐसे आवंटन को भी बचाया जाए। ओवर सब्सक्राइब्ड जो है प्रॉस्पेक्टस होता है। दूसरा ये क्या होता है, एक आवंटन वैध होता है जब स्टॉक एक्सचेंज की अनुमति दी जाती है और जो है प्रॉस्पेक्टस को प्राप्त धन के ओवर सब्सक्राइब हिस्से के रूप में जो है माना जाता है और इसे आवेदकों को दिए गए जो है समय सीमा के भीतर जो है वापस भेज दिया जाता है। इसका मतलब यही होता है, सिंपल सा। ठीक, शेयरों के आवंटन के सिद्धांत जानिए। उचित प्राधिकारी जिसे प्रॉपर अथॉरिटी कहते हैं द्वारा जो है शेयर का आवंटन जानिए। इसका मतलब क्या कह रहा है। आवंटन आमतौर पर एक जो है रेजोल्यूशन द्वारा किया जाता है और जिसमें निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ जो है डायरेक्टर्स होता है। लेकिन जहां इस तरह की आर्टिकल उपलब्ध कराई जाती है वहां जो है सचिवों
द्वारा जो है किए गए आवंटन को नियमित माना जाता है। जानिए ये, आगे चलिए। उचित समय के भीतर क्या होता है? आवंटन मूल रूप से एक उचित या निर्दिष्ट अवधि के भीतर किया जाता है और अन्यथा आवेदन समाप्त हो जाएगा। आवेदन और आवंटन के बीच 6 महीने के निर्दिष्ट समय को जो है उचित नहीं माना जाता है। सिंपल सा मतलब। तीसरा पॉइंट है उचित किया जाएगा क्या? यह प्राथमिक है कि जो आवेदक को आवंटन का संचार कम्युनिकेशन होना चाहिए और आवेदन के उचित पते और मुहर लगे पत्र को पोस्ट करना पर्याप्त संचार के रूप में माना जाता है। सिंपल सा मतलब, भले ही पत्र में देरी हो या वह जो है खो गया हो, तब भी आप लोगों को ये पत्र जो है शेयर करना ही पड़ेगा जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। निरपेक्ष जो है देखिए, एक्सोल्यूट और बिना जो है शर्त के जो है अनकंडीशनल होता है मेरे पास, अनकंडीशनल, सॉरी दोस्तों, अनकंडीशनल। यह इंग्लिश में लिखा ही नहीं, हिंदी में थोड़ा अजीब टाइप लगता है मुझे, लेकिन फिर भी आप लोग के जो है रिक्वायरमेंट रहते तो मुझे पढ़ाना ही पड़ता। आवेदक के नियम और शर्तों के अनुसार आवंटन निरपेक्ष और जो है बिना शर्त के होना चाहिए मेरे भाई। बिना जो है आवेक्ष ना होना, जो भी हो जाए आवंटन जो बिना निरपेक्ष और बिना शर्त का होना चाहिए। इस प्रकार जहां एक व्यक्ति ने इस शर्त पर जो है 400 शेयरों के आवेदन किया कि जो है उसे कंपनी की जो है एक नई शाखा का कैशियर नियुक्त किया जाएगा। और बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि जो है वह किसी भी आवंटन के बाद नहीं था जब तक कि उसे नियुक्त नहीं किया गया हो। सही बात है, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ये चीज़ें कही। जब तक जो है कोई चीज़ हो, अगर आप जॉब करने जाते हैं किसी कंपनी में, जब तक आप लोग जो है वहाँ जॉब आपका फाइनल नहीं हो जाता है, ये नहीं कि आपका रिज्यूम जमा होगा तो आप जॉब करने लगे, तब तक उस कंपनी का आप हिस्सा नहीं मानते, जब तक आप ज्वाइन नहीं कर लेते हैं, जब तक आप जो है जॉब नहीं कर रहे प्रेजेंट है। अब ऐसे ही आप जा रहे हैं तब भी आप ज्वाइन नहीं किए, भले से वहाँ जॉब कर रहे हैं, जब तक वहाँ आप सिग्नेचर नहीं बनाते हैं तब तक आप कंपनी का एक हिस्सा नहीं माना जाता। ठीक, जैसे हम लोग जब बचपन में जाते थे स्कूल तो क्या होता था, आप लोग को याद दिला दूँ कि जब अटेंडेंस नहीं लगती थी रजिस्टर पर तो हम लोग जो एब्सेंट ही माने जाते थे, भले ही उस दिन गए हो। यही चीज़ इसमें कह रहा। देखिए ग्लोबल डिपॉजिटरी जो है रिसिप्ट क्या है, इसे जानिए। जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 41 के तहत दिया गया है, ये कंपनी जो है आमतौर पर बैठक जनरल मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित कर सकती है जिसमें कंपनी द्वारा जो है निर्धारित शर्तों के अधीन किसी भी विदेशी देश में जो है डिपॉजिटरी रिसिप्ट जारी करने के लिए जो है अधिकृत किया जा सकता है। ये सिंपल से पॉइंट है। बताइए निजी कार्य नियुक्त प्राइवेट जो है प्लेसमेंट। देखिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा जो है 4242 के अनुसार कोई भी कंपनी निजी कार्य जो है नियुक्त के लिए प्रस्ताव पत्र जारी करके निजी कार्य नियुक्त कर सकती है और ऐसे नियुक्ति पर जो है धारा 42 के प्रावधान लागू होते हैं, जिसे प्रतिभूतियों का प्रस्ताव या प्रतिभूतियों के लिए जो है सदस्यता का नियंत्रण कई व्यक्तियों को जो है दिया जा सकता है, लेकिन 50 से अधिक नहीं या उतनी अधिक संख्या में जो है निर्धारित की गई है। यह संख्या जो है सेक्शन नंबर 62 के क्लॉज ए के जो है बी के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी स्टॉक विकल्प जो है कि एक योजना के तहत जो प्रतिभूतियों का प्रस्ताव कर रही कंपनी के योग्य जो है संस्थागत खरीदारों और कर्मचारियों को शामिल करने के लिए नहीं है। यह एक वित्तीय वर्ष में है और इसे जो है या ऐसी शर्तों पर जो है किया जा सकता है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है जिसमें निजी नियुक्त के रूप में तरीके को शामिल किया होता है। सिंपल सा मतलब मेरे भाई इसमें कह रहा है जो भी तरीके होंगे या भी वहाँ जो भी संस्था में जो है नियुक्त किया जाएगा, ये सब सारी चीज़ें उनके प्रावधान होंगे। तो पूरा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। इसमें कुछ समझाने की बात नहीं, जहाँ समझाने की कोशिश लग रही, जहाँ मुझे अच्छा लग रहा वहाँ मैं समझा रहा हूँ। ठीक, उपधारा 2 के जो लिए पहला स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के लिए जो है निजी नियुक्ति का जो है प्रस्ताव जनता के लिए जो है एक प्रस्ताव माना जाता है और सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित धारा 23 के जो है से लेकर के जो 41 के जो है प्रावधानों द्वारा जो है शासित होता है मेरे भाई। तो एक सेकंड आप लोग, ये ऐसा होगा कि कंपनी भारत में या उसके जो है बाहर भर्ती के लिए जाने का इरादा रहती या रखती है या नहीं।
तो सॉरी मेरे दोस्त, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कुछ काम हो गया था इमरजेंसी, मतलब जो है कुछ देना था किसी को। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित जो है मैंने आपको बताया है कि 23 से लेकर के 41 के प्रावधानों द्वारा जो है शासित होता है ये पूरी तरह से। ठीक, आगे देखिए। उपधारा 2 के जो है दूसरे स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि इस उपधारा के उद्देश्यों के लिए जो है इसमें प्रयुक्त अभिव्यक्ति का जो है निम्नलिखित अर्थ होगा। कौन कौन सा अर्थ होगा? एक योग्य संस्थागत खरीदार, क्वालिफाइड, देखिए इंडस्ट्रियशनल बायर का अर्थ है सेबी, जिसे हम लोग कहते हैं। पूंजी का मुद्दों पर जो है प्रकटीकरण आवश्यकताएं, विनियमन, सेबी इशू आप जो है कैपिटल एंड जो है डिस्क्लोजर या रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2009 में ये समय समय पर जो है संशोधित के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक, 2009 का एक है और समय समय के अनुसार जो इसे परिभाषित किया गया जब भी टाइम लगता था तब। धारा 42 के क्लॉज 3 के अनुसार जो है कंपनी द्वारा कोई नया प्रस्ताव या निमंत्रण तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि जो है किसी पहले प्रस्ताव के तहत आवंटन पूरा नहीं किया गया हो, या उस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया हो या छोड़ दिया गया हो। ये सब सारी चीज़ें इसमें। सदस्यता के लिए जो है सभी धन का भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट या अन्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया जाना है और न कि जो है नकद में। ठीक, धारा 42 के क्लॉज 5 के अनुसार आवेदन राशि जो है प्राप्त होने के जो है 60 दिनों के भीतर जो है प्रतिभूतियों का आवंटन किया जाता है। ऐसा नहीं करने पर आवेदन की राशि 15 दिनों के भीतर आप जो है वापस करना होगा, अन्यथा उस पर 12% जो है ब्याज जो है पूरी तरह जो है चार्जेस लगाया जाएगा। और आवेदन पर जो है प्राप्त धन को एक अनुसूचित बैंक में एक अलग बैंक खाते में रखा जाता है और इसका उपयोग केवल जो है प्रतिभूतियों के आवंटन के लिए समायोजन या धारा जो है 42 के जो क्लॉज नंबर 6 के जो है तहत वापसी के लिए किया जाता है। प्रस्ताव केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए दिया जाता है जिनके जो है नाम प्रस्ताव से जो है पहले कंपनी द्वारा दर्ज किए गए हैं। उन्हें नाम से प्रस्ताव पारित करने वाला या करना चाहिए। ऐसे प्रस्ताव को पूरा रिकॉर्ड कंपनी को निर्धारित करने या तरीके से रखना होता है। संबंधित निजी कार्य नियुक्त प्रस्ताव पत्र से जो है सर्कुलेशन के 30 दिनों के अवधि के भीतर एक प्रस्ताव के बारे में पूरी जानकारी रजिस्ट्रार के जो है पास दाखिल की जाती है, जैसा कि धारा 42 के जो क्लॉज 7 के जो है तहत जो है बताया गया है। इस धारा के जो है तहत जो है प्रतिभूतियों को प्रस्ताव करने वाली कंपनी किसी भी सार्वजनिक विज्ञापन को जारी नहीं करती है। सिंपल सा मतलब। देखिए मैं थोड़ा तेज हूँ मेरे भाई, इसलिए क्योंकि जो है वीडियो कभी काफ़ी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। नहीं तो व्हाट्सअप पर मेरे मैसेज करिएगा मेरे भाई 7985535991 पर, आपको वहाँ समझा दूँगा। ठीक, टेंशन मत लीजिए। या किसी भी मीडिया जो है विपणन मार्केटिंग जो है वितरण चैनलों या एजेंटों का उपयोग जनता को प्रस्ताव के बारे में सूचित करने के लिए नहीं करती है। सिंपल सा मतलब जो है तब की वीडियो में कई स्टूडेंट कहे कि समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से, तो आप जब पहली बार पढ़ेंगे इस चीज़ को, दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो क्या समझ में आएगा मेरे भाई। जब पहली बार जाने कंपनी क्या है क्या नहीं, आपको सब्जेक्ट ही नहीं पता है आपके जो है सिलेबस का, तो आपको कैसे पता चलेगा मेरे भाई। तो ये ऐसा मत समझिए कि अगर एक बार दो बार आप पढ़े हैं या आप जान रहे कुछ थोड़ा बहुत तब आपको समझ में आएगा। अब आप पहली बार कोई चीज़ पढ़िए खुद मुझे जो खुद नहीं समझ में आता है तो आपको कैसे समझ में आएगा। तो ये चीज़ें होना चाहिए। बाकी सबके माइंड प्रेजेंट ऑफ माइंड अलग अलग होते हैं। कई लोग कहते हैं सर बहुत अच्छा, बहुत समझ में आया, और जो है एक दो लोग हैं कहते हैं नहीं समझ में आया। तो ये कोई बात नहीं मेरे भाई, मेरा काम है समझाने का। अब आपका काम पहली बार आप पढ़ेंगे तो कैसे समझ में आएगा, इसे अच्छे तरीके से आप 2-3 बार पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक, धारा 42 के जो क्लॉज 8 बताती है कि आवंटन करने के लिए बाद जो है कंपनी जो है रजिस्ट्रार के पास कंपनी द्वारा निर्धारित आवंटन की एक रिटर्न दाखिल करेगी। एक रिटर्न होना चाहिए जो भी लिख करके जो उस तरीके से होगा, जिसमें सभी सुरक्षा धारकों की पूरी सूची, उनके नाम, पते, प्रतिभूतियों की आवंटित संख्या और कोई अन्य जानकारी भी होगी। ठीक, जो भी जानकारी होगी। डिफ़ॉल्ट के लिए परिणाम क्या होता है देखिए, धारा 42 के क्लॉज 10 में स्पष्टीकरण प्रदान करती है कि जिसमें कहा गया है कि धारा का कोई भी जो उल्लंघन कंपनी उसके जो है प्रमोटर और निदेशकों को दंड देने के लिए उत्तरदायी करेगा, जो प्रस्ताव में शामिल राशि तक जो है बढ़ सकता है या 2 करोड़ रुपये भी हो सकता है। जो भी अधिक हो कंपनी तक जो है जुर्माना लगाने आदेश 30 दिनों के निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ग्राहकों को पैसे वापस करने की स्थिति में होगी। ठीक, शेयरों की संख्या देखिए, शेयरों की संख्या किसी कंपनी के प्रत्येक शेयर को जो है उसकी विशिष्ट संख्या से अलग करना होता है। इस
घोषणा के जो है प्रत्युक्त प्रोविसो में कहा गया है कि यह धारा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा रखे गए शेयर पर लागू नहीं होती है जिसका नाम जानिए डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में शेयर में लाभकारी हितधारक के रूप में दर्ज किया गया है। ठीक, शेयरों के लिए प्रमाणन क्या है? एक आवंटी को आमतौर पर कंपनी के दस्तावेज यानी शेयर प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति होती है और ये प्रमाण पत्र जो है प्रमाणित करता है कि आवंटित कंपनी में निर्दिष्ट संख्या में जो है पूरी तरह जो है शेयरों का धारक या डिपॉजिटरी रिकॉर्ड में शेयरों को जो उनकी जो है विशिष्ट संख्या देने की आवश्यकता नहीं होती है। आवंटित धारा जो है कंपनी को किसी भी जो है देश राष्ट्र के जो है ग्रहणाधिकार लीन या अधिकार देकर जो है अपना जो है प्रमाण पत्र पूरी तरह जो है प्राप्त करने के लिए जो है एक आवंटी के अधिकार को पराजित नहीं किया जा सकता है। ठीक, इतने पॉइंट बहुत है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालयों के अलावा किसी अन्य स्थान पर शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी गई थी। प्रतिलिपि देखिए क्या डुप्लीकेट प्रमाण पत्र क्या है। एक शेयर धारक अपने जो प्रमाण पत्र को जो है सावधानीपूर्वक संरक्षित और जो है संग्रहित स्टोर करेगा, क्योंकि उसे जो है बाद में जो है एक प्रतिलिपि पत्र जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि वह यह नहीं दिखाता है कि मूल प्रमाण पत्र खो गया है या नहीं खो गया, क्षतिग्रस्त डैमेजेस हो गया है या नहीं हुआ है, किसी भी तरह से नष्ट हो गया है या नहीं हुआ है, कंपनी को समर्पण से या सरेंडर कर दिया है कि नहीं दिया है, ये सब सारे पॉइंट उसमें देखेंगे। ठीक, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जो है हम जानेंगे लाभांश। ठीक, तो जो हम लोग जो डिविडेंड पढ़े थे उसी को जो है हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग जो है 4 से 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है क्वेश्चन नंबर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे चल के आप लोग को अभी पता चल जाएगा और ये क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में पूछा ही जाएगा। जब कंपनी लाभ पर जो है अधिशेष कमाती है तो वह जो है शेयर धारकों को लाभांश के रूप में लाभ के अनुपात का भुगतान करने में सक्षम होती है और वितरित नहीं की गई जो है कोई भी राशि जो है व्यवसाय में फिर से जो है निवेश करने के लिए भी ली जाती है। यही होता है लागू प्रावधान जो है अध्याय नंबर आप लोग का जो है 8 कंपनियों के साथ पठित लाभांश की घोषणा और भुगतान धारा 123 से 127 के लाभांश की घोषणा और भुगतान नियम जो है 2000 जो है आप लोग का 14 है। 2014 के जो है नियम धारा जो है 123 100 लेकर के 127 में ये सब सारी इसकी घोषणा की गई। कंपनी अधिनियम धारा 2013 की जो है धारा 235 के जो अनुसार अंतरिम लाभांश जो है सहित लाभांश को जो है परिभाषित करता है। क्या कहता है देखिए, लाभांश के प्रकार जानिए। अंतिम लाभांश और जो है अंतरिम लाभांश 2 होते हैं। इनके प्रकार क्या क्या होते हैं देखिए। सेक्शन 8 जो है कंपनी को छोड़कर हर तरह की कंपनियां लाभांश के भुगतान के लिए पात्र हैं। धारा 123 के 6 जमा की जो है स्वीकृति और पुनर्भुगतान से संबंधित धारा 73 या 74 में एक चूक करने वाली कंपनी को लाभांश घोषित करने से रोक दिया जाएगा। ठीक, अंतिम लाभांश और अंतरिम लाभांश के बीच का अंतर जानिए। अंतिम लाभांश कोई बोर्ड द्वारा अनुशासित या शेयर धारकों पर अनुमोदित होगा और वार्षिक आम बैठक में घोषित होगा। दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। चौथा पॉइंट जानिए, लेखों में किसी विशेष खंड की आवश्यकता नहीं है। अंतरिम लाभांश की तुलना में लाभांश की दर जो है अधिक होती है। ठीक, आगे वर्ष में केवल एक जो है बार घोषित किया जाता है। ये सब सारी चीज़ें होती है। धारा 123 के जो है फर्स्ट में देखिए लाभांश का स्रोत है अवमूल्यन का प्रावधान करने के बाद भी चालू वर्ष के कंपनी के लाभ में से है। ठीक, अवमूल्यन का प्रावधान करने के बाद में किसी पिछले वित्तीय वर्ष के जो है लिए कंपनी के जो है लाभ में से। तीसरा पॉइंट, लाभांश के जो है भुगतान के लिए जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार को प्राप्त राशि देखिए, परंतु लाभांश घोषित करने से पहले निम्नलिखित बातों को विचार करें। अपर्याप्त लाभ, कल्पित लाभ या जो है परिसंपत्तियों का जो है पुनर्मूल्यांकन और जो है परिसंपत्ति की जो है माप पर जो है देयता या उचित मूल्य पर देयता की अग्रणीत राशि में किसी भी परिवर्तन पर लाभांश के लिए विचार नहीं किया जाएगा। जो पूर्व में दें या पहले दें, ये सब सारी चीज़ें इसमें कह रहा है। ठीक, उस पर विचार नहीं होगा। अगला पॉइंट, लाभांश की घोषणा से पहले कंपनी को जो है लाभ के ऐसे प्रतिशत को जो हस्तांतरित करने की आवश्यकता होती है जिसे कंपनी के जो है रिजर्व में जो है विनियोजित करने पर विचार किया जा सकता है।
अगला पॉइंट देखिए आप लोग, कंपनी द्वारा सामान्य रिजर्व के अलावा अपने रिजर्व में से कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया जाएगा। चौथा पॉइंट, कोई भी कंपनी जो है तब तक लाभांश घोषित नहीं कर सकती है जब तक कि जो है पिछले वर्ष या वर्षों में प्रदान नहीं किए गए पिछले वर्ष के नुकसान और मूल्यह्रास को चालू वर्ष के जो है लिए कंपनी के लाभ के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाता। ठीक, ये सब पॉइंट है। देखिए नियम 3, लाभ की जो है अपर्याप्तता। किसी भी वर्ष जो है अपर्याप्तता या लाभ के अभाव की भी स्थिति में एक कंपनी निम्नलिखित जो है शर्तों को पूरा करने के अधीन मुक्त भंडार में से लाभांश की जो है घोषणा कर सकती है। अर्थात देखिए पहला पॉइंट है, घोषित लाभांश की दर उस औसत दर से अधिक नहीं होगी जिस पर पिछले 3 वर्षों में लाभांश घोषित किया गया था। यदि कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में लाभांश घोषित नहीं किया है तो यह नियम लागू नहीं होगा। सिंपल सा मतलब। ठीक, दूसरा पॉइंट जानिए। देखिए संचित लाभ से निकाली गई कुल राशि जो है चुकता शेयर पूंजी और मुक्त जो है आरक्षित राशि के जो है 1/10 से अधिक नहीं होगी। अगर आपको फुल डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, आपको शेयर कर दूँगा। ठीक, ये भी डिटेल्स है लेकिन थोड़ा मतलब इसमें जो है जल्दबाजी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आप लोग भी नहीं समझ पाएंगे और आप लोग के पास एग्जाम भी आ रहा है करीब, तो दिक्कत होगी। इस तरह से निकाली गई जो है राशि का जो उपयोग पहले उस वित्तीय जो है वर्ष में हुई हानियों को दूर करने के लिए किया जाएगा जिसमें एक जो है एक्टिविटी शेयरों के जो है संबंध में किसी भी लाभांश की घोषणा से पहले लाभांश घोषित किया गया है। इस तरह की जो है निकासी के बाद भंडार की शेष राशि जो है इसकी जो है चुकता शेयर पूंजी के 15% से कम नहीं होगी, जैसा कि नवीनतम जो है लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण में दिखाया गया है। ठीक, समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए परंतु यदि किसी कंपनी को नवीनतम तिमाही के जो वित्तीय आंकड़ों के अनुसार घाटा हो रहा है तो अंतरिम लाभांश पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा घोषित औसत लाभांश से अधिक नहीं होगा। ठीक, लाभांश के भुगतान का तरीका जानिए। परंतु नकद में दे किसी भी लाभांश का भुगतान चेक या वारंट या शेयर धारक को किसी भी तरह इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जा सकता है। धारा 123 के जो है 2 में देखें, मूल्यांकन अनुसूची के जो प्रावधानों 2 के जो प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जाएगा। देखिए धारा 123 के 3, किसी कंपनी के निदेशक मंडल किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान या किसी भी समय जो है वित्तीय वर्ष की समाप्ति को से लेकर जो है वार्षिक आम बैठक के आयोजन तक जो है की अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते में अधिशेष से अंतरिम लाभांश की जो है घोषणा कर सकता है। यही चीज़ इसमें कह रहा मेरे भाई। या वित्तीय वर्ष के जो है लाभ में से जिसके लिए जो है इस तरह के जो है अंतरिम लाभांश की घोषणा की जानी है या अंतरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से पहले तिमाही तक जो है वित्तीय वर्ष में उत्पन्न लाभ में से है। सेक्शन जो है आप लोग के धारा 123 के जो है 4 में लाभांश की राशि इस तरह के जो है लाभांश की घोषणा की तारीख से 5 दिनों के जो है भीतर एक अनुचित बैंक में एक अलग खाते में जमा की जाएगी। जब कंपनी द्वारा लाभांश घोषित किया गया है तो शेयर धारक जमा करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर लाभ के ऐसे हिस्से का दावा कर सकता है। सिंपल सा मतलब। धारा 123 के 5, किसी कंपनी द्वारा किसी भी शेयर के संबंध में ऐसे शेयर के जो है पंजीकृत शेयर धारक या उसके आदेश या उसके बैंकर को छोड़कर कोई लाभांश नहीं दिया जाएगा और नकद के अलावा देय नहीं होगा। ठीक, सिंपल सा मतलब। देखिए 124 फर्स्ट के, यदि किसी शेयर धारक को घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर लाभांश का जो है भुगतान या दावा नहीं किया गया है तो ऐसी राशि को ऐसे जो है 30 दिनों के जो है समाप्त के जो है 3 दिन के भीतर जो है अनैतिक लाभांश खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी और अवैतनिक लाभांश के नाम पर एक जो है यह विशेष जो है खाता कंपनी द्वारा जो है खोला जाना है पूरी तरह। इस प्रकार अवैतनिक या दावा किए गए लाभांश जो को अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरित करने के लिए दोनों की संख्या 30 प्लस यानी 30 + 7 36 दिन जाती है। धारा 124 के 2 में कहा गया कंपनी जो है अवैतनिक लाभांश खाते में किसी भी राशि के जो हस्तांतरण के 90 दिनों के अधिक के भीतर प्रत्येक व्यक्ति को भुगतान किए जाने वाले नाम जो है उनके अंतिम ज्ञात पते और भुगतान न किए गए लाभांश से युक्त एक वितरण या विवरण तैयार करेगी और इसे कंपनी की वेबसाइट यदि कोई हो और इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो है अनुमोदित पूरी तरह जो है किसी अन्य वेबसाइट पर भी डाले जा सकते हैं।
103 यदि कुल राशि या उसके किसी हिस्से के कंपनी अनैतिक लाभांश खाते में हस्तांतरित करने में कोई चूक की जाती है, ये तो मैं आपको शायद बताया ही हूँ, तो ये लिख लीजिएगा। अनुपात में सुनिश्चित करेगा 124(4). देखिए, कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में हस्तांतरित किसी भी धन के जो हकदार होने का जो है दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति दावा किए गए धन के जो है भुगतान के लिए कंपनी को आवेदन कर सकता है, ये उनका अधिकार है। ठीक, समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। 5 देखिए इसका जो 124 का, किसी कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में जो हस्तांतरित कोई भी पैसा हो जो इस तरह के जो हस्तांतरण की जो है तारीख से 7 साल की अवधि के लिए भुगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं किया गया है, अब कंपनी जो है पूरी तरह जो है कंपनी द्वारा उस पर जो है अर्जित ब्याज यदि कोई हो के जो है साथ हस्तांतरित किया जाएगा। IDPF फंड जो है स्थापित किया गया है और कंपनी इस तरह के जो है हस्तांतरण के जो है ब्यूरो के निर्धारित फॉर्म में एक बयान जो है उस प्राधिकरण को भेजेगी जो उक्त फंड को प्रशासित करता है, और वह प्राधिकरण कंपनी को इस तरह के हस्तांतरण के साक्ष्य के लिए रूप में पूरी तरह जो है एक रसीद जारी करेगा और फिर जो है उस पर सारी चीज़ें प्रावधान जारी हो जाएगा। ठीक, 126 के 6 सभी शेयरों जिनके संबंध में जो है लगातार 7 वर्षों या उससे अधिक के लिए लाभांश का जो है भुगतान का दावा नहीं किया जाएगा या नहीं किया गया है को कंपनी द्वारा जो है निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के नाम पर एक विवरण के साथ जो है हस्तांतरित किया जाएगा, जैसा कि हो सकता है नियत, ये सब सारी चीज़ें। धारा 126 के जो है शेयरों के हस्तांतरण के पंजीकरण के जो है लंबित होने पर लाभांश अधिकार शेयरों के जो है बोनस शेयरों का अधिकार। देखिए मेरे भाई, बच्चे हैं थोड़ा रो रहे हैं, तो आप लोग को आवाज़ अगर क्लियर नहीं जा रहा होगा तो कोई बात नहीं मेरे भाई, आप लोग बताइएगा, आपको वहाँ से समझा दूंगा। ठीक, तो सॉरी मेरे भाई, अब मेरी गलती नहीं है, क्या कर सकते हैं। जहाँ शेयरों के हस्तांतरण का कोई लिखित जो है पंजीकरण के लिए जो है किसी कंपनी को दिया गया है और ऐसे शेयरों के हस्तांतरण को कंपनी द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है, ये जानिए। इस तरह के शेयरों को जो है संबंध में लाभांश को देखिए अवैतनिक लाभांश खाते में हस्तांतरित करे जब तक कि जो है कंपनी ऐसे शेयरों के जो है पंजीकृत धारक द्वारा हस्तांतरित के ऐसे साधन में निर्दिष्ट अंतरित को इस तरह के लाभांश का भुगतान करने के लिए अधिकृत ना हो, और ऐसे शेयरों ए राइट शेयरों के किसी भी प्रस्ताव और बी भी पूरी तरह से जो है भुगतान किए गए बोनस शेयरों के किसी भी मुद्दे के संबंध में आस्थगित रखे। ये सब सारे पॉइंट है मेरे भाई, ये बहुत तेज़ पढ़ाना पड़ा ये, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा था, इतना नहीं लिखना है मेरे भाई। 127 लिख लीजिएगा। लाभांश बांटने में विकल्प रहने का जो है सज़ा क्या होता है, ये जानिए। सज़ा 30 दिनों के अंदर भीतर भुगतान नहीं किया गया तो प्रत्येक निदेशक कारावास 2 वर्ष तक बढ़ाया जाता है, और जुर्माना आप लोगों को जो है 1000 जो है प्लस जुर्माना भी लगेगा। ठीक, इस दौरान चूक रहती है तब। चूक देखिए कहा है कंपनी देखिए, चूक जारी करने से अवधि के दौरान 18% वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी लगाया जाएगा। इस धारा के तहत कोई भी अपराध किया गया है नहीं माना जाएगा, ये जानिए। यदि कानून के संचालन के कारण लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता, ये पॉइंट है। जहां एक शेयर धारकों के लाभांश के जो है भुगतान के जो है संबंध में निर्देश दिया गया है, जहां लाभांश को लेकर जो है विवाद हो, जहां कंपनी द्वारा शेयर धारकों के से देय राशि के विरुद्ध जो है लाभांश को कंपनी कानूनी रूप से जो है समायोजित किया जाता है, जहां किसी अन्य कारण के निर्दिष्ट अवधि के भीतर लाभांश का भुगतान करने में विफलता हो। ठीक, ये सब सारी चीज़ें। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा था मेरे भाई, उतना नहीं लिखना, ये पॉइंटें लिख लेना। मैं तो समझाने के लिए आप लोग को बता दिया, अब मैं पॉइंट वाइज ही बताऊंगा। कंपनी जो है निदेशक की परिभाषा जानिए जो है, और इसके जो है क्वालिफिकेशन क्या होते हैं ये जानिए। ये अगला पॉइंट है आप लोग का अगला टॉपिक। देखिए कंपनी निदेशक क्या है, कंपनी डायरेक्टर जिसे हम लोग कहते हैं, हम बताए थे आपको कि डायरेक्टर भी हम पढ़ाएंगे। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के 34 के अनुसार निदेशक वह व्यक्ति होता है जिसे कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया हो। अन्य शब्दों में निदेशक वह व्यक्ति होते हैं जो कंपनी के कारोबार या संचालन तथा प्रबंधन करने के लिए कंपनी के अंशधारक शेयर होल्डर के द्वारा चुने गए हों, और पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम 2000 धारा की धारा 303 के अनुसार ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को निदेशक माना जाएगा जिसके तथा निर्देशानुसार कंपनी के निदेशक मंडल कार्य करने के जो है अभ्यस्त है। पूरी तरह समझ सकते हैं निदेशक का मतलब, डायरेक्टर का मतलब जो है, जो कि सारे जो है जितने भी वर्कर हैं जो भी हो
जितने भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसके अनुसार जो है सारे लोग काम करें, वही डायरेक्टर होता है, वहाँ का निदेशक होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इस केस देखिए, डिंडले बनाम आप लोग का ऑटोमोबाइल टेलीफोन कंपनी जो 1902 का जो है CH जो है 56 के मामले में ये निर्धारित हुआ कि कंपनी निदेशक गण अपने जो है अधिकारों का प्रयोग अंशधारियों के हितों की उपेक्षा करते हुए केवल अपने निजी हित के लिए नहीं कर सकते। ठीक, न्यास ट्रस्ट शब्द के वास्तविक शब्दों या वास्तविक अर्थों के अनुसार तो निदेशक कंपनी के न्यासधारी नहीं होते हैं, केवल कंपनी के प्रति होने वाले उनके जो है कुछ दायित्व न्यासधारी से मिलते जुलते हैं। उन्हें अपने विशेष मेरे भाई अधिकारी का प्रयोग सद्भावना के साथ कंपनी के जो है लाभ के लिए करना होता है। ये पॉइंट है, पॉइंट करके लिखिए, हम तो एक तरह से जो आप लोग को टाइप कर दिए। निदेशक जो है गण कंपनी की संपत्ति को जो वास्तविक स्वामी नहीं होते हैं, वह एक व्यापारिक व्यक्ति मात्र हैं जो कंपनी के व्यापार का जो है अंशधारकों के हित के लिए दृष्टि से संचालन करते हैं, मतलब मालिक नहीं होते, ये जानिए मेरे भाई, ये कहा गया है इसमें। ठीक, 1 सेकंड मेरे भाई, थोड़ा पानी पीने का मन कर रहा है क्योंकि गला सूख गया है और आप लोग के बीच में आवाज़ भी सही से नहीं जा रही है। समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा बहुत तो आप लोगों से ही मुझे उत्साह मिलता है और अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। देखिए, कंपनी निदेशकों की योग्यताएं क्या होती, क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी डायरेक्टर के जानिए। पहला नंबर, कंपनी अधिनियम की धारा 270 और 272 के संदर्भ में निर्देशक द्वारा जो केवल नियुक्ति के समय या उसकी नियुक्ति के बाद 2 महीने की अवधि तक जो है योग्यता अंश खरीद लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे अपने सेवा काल की अवधि तक उन्हें निरंतर धारण किए रहना अनिवार्य होता है। यदि किसी भी जो है समय निदेशक की योग्यता अंशों में कमी हो जाती है तो तुरंत ही उसे जो है पद से मुक्त कर दिया जाएगा, परंतु यदि किसी निदेशक ने अपनी नियुक्ति के लिए अनिवार्य योग्यताएं अंश खरीद लिए हैं तथा बाद में कंपनी द्वारा योग्यता अंशों में वृद्धि कर दी गई हो तो वह निदेशक इस वृद्धि से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा तथा उसके लिए ये आवश्यक नहीं होगा कि वह बढ़े हुए अंशों को खरीदे। ठीक, ये चीज़ कह रहा है। दूसरा पॉइंट ये जानिए, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 290 के अनुसार किसी निदेशक की नियुक्ति के हो जाने के जो है बाद उसके कार्यालय में यदि योग्यता अंश संबंधी किसी अनियमितता के कारण उसकी नियुक्ति जो है त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो उस वक्त कार्यकाल में उस निदेशक द्वारा किए गए कार्य केवल इस कारण मात्र से अवैध नहीं होंगे तथा इस अनियमितता का पता लगने के बाद उसे निदेशक द्वारा किए गए सभी कार्य वैध होंगे। ठीक, सिंपल समझ। योग्यता अंशों के अतिरिक्त जो है कंपनी द्वारा जो है निदेशकों की नियुक्ति के लिए अन्य योग्यताएं भी निर्धारित की जा सकती हैं। इस उद्देश्य से किसी निदेशकों की कंपनी कार्यों में रुचि बनी रही है, कंपनियां प्राय अंतर नियमों के निर्देशकों आवश्यक न्यूनतम अंशों क्रय के उल्लेख कर देती है, परंतु इस प्रकार निर्धारित जो है अंक संख्या कम ज़्यादा की जा सकती है। बी नंबर देखिए क्या कह रहा है, निर्देशकों की जो है योग्यता अंशों के जो है अंकित मूल्य 5000 से अधिक नहीं होगा। अंतः यदि प्रत्येक अंश का मूल्य 5000 से अधिक हो तो निदेशक एक अंश से अधिक योग्यता अंश धारण नहीं करेगा। ठीक, योग्यता देखिए सी नंबर, योग्यता अंशों की गणना के लिए निदेशकों द्वारा जो है धारण किए गए जो है अधिपत्र को जो है सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उन्हें आवश्यक राशि की जो है अंश की गणना करने के योग होंगे। यदि कोई निदेशक 2 माह पूर्ण हो जाने पर भी जो है योग्यता अंश नहीं खरीदता है तो परंतु वह निदेशक के रूप में कार्य करता है तो दोष की अवधि के लिए उससे 50% रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दंडित किया जा सकेगा। यह नियम प्राइवेट कंपनी के प्रति लागू नहीं होगा जब तक कि वह किसी लोक कंपनी की जो है सहायक कंपनी ना हो। ठीक, मतलब जैसे अफिलिएटेड जैसे हम लोग कहते हैं। निदेशकों की योग्यताएं जानिए। कंपनी के निदेशकों की कंपनी अधिनियम 2013 की एक धारा 164 के अनुसार जिनमें भी व्यक्ति कंपनी उसके स्वयं के जो है डायरेक्टर में जो है कार्य करने के लिए जो है अयोग्य होता है, अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय तथा अधिकरण के आदेश के अंतर्गत निदेशक के पद के लिए अनर्ह घोषित किया गया हो तो ऐसा आदेश जो है
अब भी प्रभावित हो या ना हो, ये जानिए। अब किसी व्यक्ति स्वयं धारण किए गए जो है अंशों के मांग पर जो है जाने पर जो है मांग की गई राशि भुगतान 6 माह तक नहीं किया गया हो, कोई व्यक्ति पिछले 5 वर्षों से संबंधित पक्षकार सम व्यवहार से जुड़े किसी अपराध के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 188 मेरे भाई के अंतर्गत जो है दंडाधिष्ट किया गया हो। यदि किसी व्यक्ति ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 की उपधारा 3 के प्रावधानों का अनुपालन न किया गया हो, परंतु देखिए उपयुक्त मद संख्या 4517 में वर्णित व्यक्ति की दंडाधिष्ट की तारीख या निर्योग्यता आदेश की तारीख से 30 दिन तक जो है शाब्दिक या समाप्ति तक जो है प्रभावी नहीं होगी। ये सब सारी चीज़ें पॉइंटें हैं। जहाँ व्यक्ति द्वारा निर्योग्यता के विरुद्ध कोई अपील या याचिका प्रस्तुत कर दी गई हो तो ऐसी अपील या याचिका पर निर्णय के 7 दिन के समाप्ति तक प्रभावी नहीं होगी। यदि वह विकृति मस्तिष्क का है या क्षेत्र के समक्ष न्यायालय द्वारा इसे घोषित कर दिया गया हो तब भी होगा। 6 नंबर, जब वह दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। 7 नंबर देखिए कि जब किसी व्यक्ति के स्वयं को दिवालिया घोषित किए जाने के हैं तूने जो है आलय में प्रार्थना पत्र दिया हो तथा ऐसे प्रार्थना पत्र जो है न्यायालय में लंबित हो। ठीक, न्यायालय लिखा होगा मेरे भाई, या मिस्टेक हो गया, प्रिंट आउट यहाँ न्यायालय होगा। ऐसा व्यक्ति जो है न्यायालय द्वारा किसी जो है अनैतिक अपराध के लिए 6 महीने या उससे अधिक के जो है कारावास से दंडित किया गया हो। ऐसा व्यक्ति जो है जेल से मुक्त होने से 5 वर्ष की अवधि तक जो है निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, परंतु केंद्रीय सरकार विशेष परिस्थितियों में इस अनर्हता को शासकीय गजट में सूचना जारी करके हटा सकती है। परंतु अगर कोई व्यक्ति जो है किसी अपराध के लिए दंडित किया जाकर 7 वर्ष या अधिक से कारावास की सजा पर जा चुका हो या पा चुका है तो ऐसे व्यक्ति को जो है किसी भी कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक, आप लोग को यहाँ से समझ में आया। देखिए कंपनी कानून, बहुमत नियम और अल्पसंख्यक अधिकार, ये जानिए आप लोग जो है अगला पार्ट। ठीक, बहुमत अल्पसंख्यक परिभाषित करते हैं कि जो है किसके जो है पास शासन करने की शक्ति है। लोकतंत्र का ढांचा भी ऐसा है जहां बहुमत वर्चस्व होता है और कॉरपोरेट जगत में भी बहुमत के नियम और फैसले निष्पक्ष पूरी तरह और जो है न्योचित लगते हैं। बहुमत की शक्ति का कंपनी में अधिक महत्व है और अदालत जो है शेयरधारकों के आंतरिक प्रशासन के मामलों में हस्तक्षेप से बचने की जो है कोशिश करती है, जिसे हम लोग कहते हैं बहुसंख्यकों की श्रेष्ठता के साथ साथ अल्पसंख्यकों में हमेशा हीनता होती है, जो कंपनी में असंतुलन को दर्शाता है। कंपनी अधिनियम 2013 अल्पसंख्यकों की हीन भावना को कम करता है। यह लेख बहुमत के नियमों और जो है एक कंपनी में अल्पसंख्यक के अधिकारों का विवरण देता है। ठीक, निदेशक मंडल की शक्तियाँ जानिए। कंपनी अधिनियम निदेशक मंडल के जो है शेयरधारकों के बीच की शक्तियों का वितरण क्या है, तो बोर्ड और शेयरधारकों के लोकतांत्रिक तरीके से बैठक के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। देखिए बैठकों के निदेशक मंडल की बैठकों और समान बैठकें शामिल हैं। शेयरधारक निदेशक मंडल को कुछ शक्तियाँ सौंपते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA के माध्यम से जो है होती है। निदेशक मंडल के पास सभी चीज़ें करने और कंपनी की शक्तियों का प्रयोग करने के समान कार्य करने के लिए सभी शक्तियाँ और कर सकते हैं, लेकिन अधिनियम के निदेशक मंडल को उन शक्तियों को प्रतिबंधित करता है जो केवल शेयरधारक या आम बैठकों में कर सकते हैं। ठीक, बहुमत शक्तियाँ जानिए। एक कंपनी एक कृत्रिम जो है इकाई के रूप में खड़ी होती है। निदेशक इसे जो है चलाते हैं, लेकिन वे बहुमत की इच्छा के अनुसार जो है कार्य करते हैं। निदेशक सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं जब तक कि जो है यह कंपनी की शक्तियों के भीतर ना हो पूरी तरह से। बहुमत सदस्यों के पास शासन करने की शक्ति होती है और कंपनी में जो वर्चस्व भी होता है, लेकिन उनकी शक्तियों में एक सीमा भी, निम्नलिखित सीमाएँ जानिए। सीमाएँ देखिए, अधिकांश शब्द सदस्यों की शक्तियाँ जो है MOA और AOA के अधीन है, ये जानिए आप लोग जो है। ठीक, पहला पॉइंट है, ये आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बहुमत द्वारा जो है किया गया संकल्प जो है कंपनी अधिनियम किसी भी कानून से संबंधित असंगत नहीं होना चाहिए। यह भी अल्पसंख्यकों के अधिकार को छीन कर जो है उसके साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। हस्तक्षेप का सिद्धांत जानिए। मतलब हस्तक्षेप का मतलब जो कि सिग्नेचर ना किया हो। शेयरधारकों के
अधिकारों को जो है कुचलता है पूरी तरह, जो भी हो उनमें मतभेद हुआ हो तो अपनी जो कंपनी जो है कानून की जो है उसकी रक्षा करेगा। हालांकि यदि बहुमत कंपनी के आंतरिक प्रशासन के मामले में जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है तो अदालतें बहुमत के अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक, अगर अधिकार के लिए अपने जो चीज़ें करेगा, देखिए मेरे भाई ऊपर मैंने नहीं जो है पढ़ा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो आप लोग उतना कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट था इसमें बता दिया, नहीं तो वीडियो आपके काफ़ी बड़े हो जाएंगे। फांस बनाम देखिए हर्बोटल का केस है, ये केसला है। फांस भी जो हर्बोटल हस्तक्षेप सिद्धांत की मूल बातें बताते हैं। देखिए क्या है, इस नियम का कारण यह है कि जो है किसी निश्चित कार्य या शिकायत है तो आप लोग का बहुमत को करना है। यदि अनियमित रूप से कुछ ऐसा किया जाता है जिसे बहुमत को नियमित रूप से करना पड़ता है, या यदि कोई ऐसा कार्य अवैध रूप से किया जाता है जिसे बहुमत को कानूनी रूप से करना पड़ता है, तो ऐसी बात के मुकदमेबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। जैसा कि अंत में एक बैठक होगी जहां बहुमत अपनी इच्छाओं को पूरा करेगा और निर्णय दे लेगा पूरी तरह। ठीक, बहुमत का मतलब यही होता है, एक बार बैठा करेगी, जैसे 4-5 जज बैठेंगे, इसके बाद जो भी निर्णय होगा दे देंगे, ख़त्म वहीं पर। ठीक, लाभ और देखिए औचित्य क्या होता है, तो देखिए देश, पहला पॉइंट देश के कानूनी व्यक्तित्व के पहचानता है, और दूसरा पॉइंट निर्णय लेने वाले बहुमत की आवश्यकता पर जो है बल देता है, और छूट की बहुलता से बचे हैं पूरी तरह। नियम के अपवाद जानिए, बहुमत के लिए निरपेक्ष नहीं है। अल्पसंख्यकों को कुछ सुरक्षाएं प्राप्त गैर हस्तक्षेप सिद्धांत निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है। अल्ट्रा वायरस अधिनियम जानिए, यह जो है एक व्यक्तिगत शेयरधारकों को कार्रवाई कर सकता है यदि वे पाते हैं कि बहुमत ने एक अवैध कार्य या अल्ट्रा वायरस अधिनियम किया है, तो व्यक्तिगत शेयरधारक के पास कंपनी को नियंत्रित करने की शक्ति है। यह विशेषज्ञ या न्यायालय के जो है आदेश से संभव है। ठीक, अल्पसंख्यक पर धोखा जानिए क्या होता है। यदि बहुमत अल्पसंख्यक या धोखाधड़ी करता है तो अल्पसंख्यक आवश्यकता कार्रवाई कर सकता है। यदि अल्पसंख्यक पर धोखाधड़ी की परिभाषा स्पष्ट नहीं है तो अदालत तथ्यों के अनुसार जो है मामले का फैसला करेगी। ठीक, अपराधी नियंत्रण में क्या है, यदि कंपनी गलत जो है पूरी तरह जो है करने वाले के हाथ में है तो शेयरधारकों के अल्पसंख्यक धोखाधड़ी के लिए जो प्रतिनिधित्व अधिनियम ले सकते हैं। यदि अल्पसंख्यक को मुकदमा करने का अधिकार नहीं है तो उनकी शिकायत अदालत तक जो है नहीं पहुंचेगी, क्योंकि बहुमत उन्हें कंपनी पर ही मुकदमा करने से रोकेगा। ठीक, विशेष बहुमत की आवश्यकता वाला जो है संकल्प क्या होता है। यदि अधिनियम के लिए जो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है तो लेकिन यह साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो ये व्यक्तिगत शेयरधारक कार्रवाई कर सकता है। व्यक्तिगत क्रिया क्या होती है, अधिकांश शेयरधारकों हमेशा जो व्यक्तिगत सदस्यता के जो है अधिकारों के लिए जो है बाध्य होते हैं, और व्यक्तिगत सदस्य वैधानिक प्रावधानों और कानून नियमों के अनुपालन पर बहुमत पर जोर देने का अधिकार है। ठीक, कर्तव्य का उल्लंघन देखिए, यदि अधिकांश शेयरधारकों और निदेशकों द्वारा कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है तो अल्पसंख्यक शेयरधारक कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ इसमें कह रहा है। इसमें कुछ समझाने की बात है, मैंने पॉइंट लिखे। उत्पीड़न और जो है कुप्रबंधन की जो है रोकथाम क्या है, अधिकांश शेयरधारकों को जो है उत्पीड़न और जो है कुप्रबंधन से बचने के लिए जो है अल्पसंख्यक उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जानिए, ये कब क्या है, ये क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए कोर्ट के बारे में चलिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 2016 कंपनी अधिनियम 2013 की जो है धारा 408 के तहत की गई है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भारत में पंजीकृत कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है, और यह कंपनी लॉ बोर्ड का उत्तराधिकारी है। इस लेख में हम नेशनल जो है कंपनी या ट्रिब्यूनल जो है इसके कार्यों और शक्तियों का विस्तार देखते हैं, पूरी तरह जानेंगे। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का दायरा क्या होता है, देखिए जिसे हम लोग कहते हैं NCLT कंपनी लॉ बोर्ड जो है औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड जो है BIFR औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए जो अपीलीय प्राधिकरण AAIFR के कारपोरेटिक अधिकार क्षेत्र और समापन पर पुनर्गठन और अन्य संबंधित शक्तियों का समावेश जो है समेकित करता है। प्रावधान उच्च न्यायालयों में निहित इसलिए
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भारत में पंजीकृत कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए सभी शक्तियों को समेकित करने एनसीएलटी और एनसीएलटी की जो है स्थापना के साथ कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कंपनी लॉ बोर्ड जो पूरी तरह जो है अब जो है भंग कर दिया गया। ठीक, 1956 खत्म, 2013 चल रहा है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के जो है लाभ क्या हैं जानिए। एनसीएलटी केवल जो है कॉरपोरेट्स जो है यानी भारत में पंजीकृत कंपनियों के लिए एक विशेष अदालत है। दूसरा देखिए, एक कॉरपोरेट सदस्यों के लिए ट्रिब्यूनल से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एनसीएएलटी विभिन्न बेंचों और अदालतों के समक्ष जो है मुकदमों की जो है मौलिकता को कम करेगा। एनसीएलटी की जो है कई शाखाएं और एक निकट सीमा पर न्याय प्रदान करने में जो है सक्षम है। एनसीएलटी में मामलों पर निर्णय लेने के दौरान जो है न्यायिक और तकनीकी दोनों सदस्य होते हैं। किसी कंपनी को बंद करने में लगने वाला समय कम हो जाता है, ये जानिए। मामलों के त्वरित निस्तारण के जो है मामले की संख्या कम करने में मदद मिलेगी। और एनसीएलटी और एनसीएलएटी का विशेष क्षेत्राधिकार भी है। ठीक, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र क्या है देखिए। नेशनल लॉ कंपनी ट्रिब्यूनल बेंच और उसके जो है संबंधित क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय कंपनी के बारे में क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं। देखिए, एनसीएलटी प्रिंसिपल बेंच और एनसीएलटी नई दिल्ली बेंच। पता देखिए, एनसीएलटी नई दिल्ली बेंच ब्लॉक जो है 3 ग्राउंड फ्लोर 6 के इसके द्वारा दिया गया ये रोड। क्षेत्राधिकार देखिए, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है राजस्थान हरियाणा राज्य, ये सब सारी चीज़ें हैं। अहमदाबाद जो है बेंच का है, ये पॉइंट आप लोग इसको लिखना पड़ेगा मेरे। क्षेत्राधिकार गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, दादर नगर हवेली, केंद्र शासित प्रदेश और दमन और दीव, ये सब सारी चीज़ें उन्होंने। इलाहाबाद बेंच जानिए, बेंच आपको लिखना पड़ेगा मेरे भैया, उसका क्षेत्राधिकार ही जाने। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य। देखिए ये कहाँ है, आप लोग इसको जान लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कर्नाटक राज्य के लिए है बेंगलुरु बेंच। एनसीएलटी चंडीगढ़ बेंच देखिए ग्राउंड फ्लोर, ये सब कहाँ है। क्षेत्राधिकार हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राज्य पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, ये सब सारी चीज़ें। एनसीएलटी चेन्नई देखिए बेंच का क्या अधिकार क्षेत्र, केरल राज्य, तमिलनाडु राज्य और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। ये आप लोग नोट डाउन करिएगा मेरे भाई, पता है इसका। ठीक, और इसमें देखिए एनसीएलटी गुवाहाटी बेंच क्या है। अरुणाचल प्रदेश, असम राज्य द्वारा, मणिपुर राज्य, मिजोरम राज्य, मेघालय राज्य, नागालैंड राज्य, सिक्किम राज्य, त्रिपुरा, ये सब सारी चीज़ें होना चाहिए। ठीक, हैदराबाद देखिए आंध्र प्रदेश राज्य, तेलंगाना राज्य। कोलकाता बेंच देखिए, ये आपका बिहार राज्य जो है, झारखंड राज्य, उड़ीसा राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, ये कोलकाता है, आप इसका पता लिखिएगा। मुंबई बेंच देखिए, ये क्या कह रहा है मेरे भाई, तो इसका क्षेत्राधिकार है छत्तीसगढ़ राज्य, महाराष्ट्र और राज्य गोवा, ये सब सारी चीज़ें हैं। राष्ट्रीय कंपनी कानून और न्यायाधिकरण एनसीएलटी की शक्तियाँ क्या है जानिए। ट्रिब्यूनल और जो है अपीलीय ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित नियमों से बंधे है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। इस अधिनियम के जो है अन्य प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन है। ट्रिब्यूनल और जो है अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास अपनी प्रक्रिया के नियंत्रित करने की शक्ति है, सिंपल सा मतलब। और इसके अलावा किसी भी जो है सिविल कोर्ट को जो है किसी भी मामले में जो है संदर्भ में किसी भी मुकदमे या कार्रवाई पर विचार करने का अधिकार नहीं है, जिसे जो है तय करने के लिए जो ट्रिब्यूनल या अपीलीय ट्रिब्यूनल का अधिकार है। नेशनल कंपनी या ट्रिब्यूनल कंपनी के बीच की शक्तियाँ प्राप्त इसकी शक्तियों में शामिल है। देखिए, मुख्य जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की सहायता लेने की शक्ति होती है। कंपनियों के डी रजिस्ट्रेशन और सदस्यों के दायित्व को असीमित जो है घोषित करें। और कुछ परिस्थितियों में कंपनियों का गैर पंजीकरण जो है कंपनियों का पंजीकरण होता है तब अवैध या गलत तरीके से प्राप्त हो जाता है। यह सब उत्पीड़न और जो अनुबंधन का उपाय और प्रतिभूतियों का हस्तांतरण और सदस्यों के रजिस्टर के सुधार के लिए कंपनियों को जो है इनकार शिकायत करने की शक्ति होती है। विभिन्न हितधारकों विशेष रूप से गैर प्रवर्तकों, शेयर धारकों और जो है जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण ये भी होता है मेरे भाई। इतने पॉइंट। कंपनी प्रबंधन या कंपनी से जुड़े अन्य सलाहकारों द्वारा जो है किए गए गलत कार्यों के एक बड़े सेट के जो है खिलाफ निर्देशकों को राहत प्रदान करने की शक्ति होती है। पीड़ित जमाकर्ताओं और जो है
जमाकर्ताओं के रूप में अगर जो है उनके अधिकारों को चोट पहुंचाने वाली कंपनी के जो है कृत्यो चक्र के जो है निवारण के लिए जो है जो क्या है वह कार्रवाई का उपाय है। कंपनी को अपने खातों के जो है फिर से जो है खोलने के जो निर्देशित करने या कंपनी को अपने जो है वित्तीय विवरण को संशोधित करने की अनुमति देने का शक्तियाँ जो है, लेकिन खातों के को जो है फिर से खोलने की अनुमति नहीं देती है। कंपनी अपने जो है निर्देशक के माध्यम से अपने वित्तीय विवरण में संशोधन के लिए स्वयं भी ट्रिब्यूनल से संपर्क कर सकती है। जांच करने की जो है पूरी तरह जो है कार्रवाई शुरू करने की शक्ति विदेश एजेंसियों और अन्य देशों की अदालतों की सहायता के लिए प्रावधान प्रदान किए जाते हैं। नंबर फर्स्ट देखिए, कंपनी के स्वामित्व की जांच करने की शक्ति होती है, कंपनी की संपत्ति फ्रीज करने की शक्ति होती है, कंपनी के किसी भी प्रतिभूति पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी लॉ ये का है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसे हम लोग रूपांतरण है। यदि कंपनी अधिनियम की आवश्यकता अवधारणा आम बैठक के जो है तहत कंपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं कर सकती है या नहीं कर सकती है तो ट्रिब्यूनल के पास सामान्य बैठक बुलाने की शक्तियाँ है। भारत में पंजीकरण कंपनी के वित्तीय वर्ष को बदलने की, ये सब सारी चीज़ें। NCLAT के देखिए आप लोग जो है इसमें आप लोग को क्या करना, अपील किसी भी जो है द्वारा जो है इस विधि से जो है तारीख से जो 45 दिन के अवधि के भीतर जो है की जा सकती है अपील। ट्रिब्यूनल के जो है आदेश का निर्णय के लिए जो है एक प्रति जो है होती है। पूरी तरह जो है किसी व्यवस्थित जो है व्यक्ति जो कि अपील प्राप्त होने पर अपीलीय न्यायाधिकरण सुनवाई का अवसर जो है देने के बाद ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझाता है, और उस आदेश की पुष्टि करना, बदलना या रद्द करना जिसके जो है खिलाफ जो अपील की गई जो है अपीलीय न्यायाधिकरण की जो है आवश्यकता है। अपील की प्राप्त की तारीख को से 6 महीने के अवधि के भीतर जो है आप लोग जो है क्या होता है 6 महीने के अवधि के भीतर ही जो है पूरी तरह से निपटान करने के लिए कहा गया। इंडिया जो है फाइनेंस द्वारा पोस्ट देखिए उद्यमियों और व्यवसाय के द्वारा जो है फेंकती मूल्य के मन के अनुसार ये सब सारी चीज़ें कही गई। उद्देश्य होना चाहिए, भागीदारी बनना है कि नहीं बनना है, ये सब सारी चीज़ें इसमें प्रदान होगी। ठीक, देखिए विशेष न्यायालय हम लोग पढ़ेंगे। अब मेरे भाई आएंगे ज्यूरिसडिक्शन। कंपनी जो है अधिनियम 2013 के जो है अनुसार जो है आप लोग का XXVI मतलब ये 20 और 5 और 3 8 28 के तहत जो है धारा 435 से जो है 446 में विशेष न्यायालयों की स्थापना और विशेष न्यायालयों द्वारा जो है विचारणीय अपराधों के प्रावधान पूरी तरह शामिल है। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं मेरे भाई, विशेष न्यायालयों की स्थापना जानिए। अधिनियम की धारा 435 में विशेष न्यायालयों की जो है स्थापना के प्रावधान शामिल है। इस धारा के अनुसार जानिए, केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत अपराधों के त्वरित परीक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अधिसूचना द्वारा जो है कई विशेष न्यायालयों की जो है स्थापना या नामित कर सकती है और आवश्यक हो सकते हैं। एक विशेष न्यायालय में एक एकल न्यायाधीश शामिल होगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश की सहमति से जो है नियुक्त किया जाएगा, जिससे अधिकार क्षेत्र में जो है नियुक्त किया जाने वाला जो है न्यायाधिकरण काम कर रहा है। एक व्यक्ति जो है किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधिकरण के रूप में जो है नियुक्त के लिए जो है तब तक जो है योग्य नहीं होगा जब तक कि जो है वह ऐसा नियुक्ति से ठीक पहले सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के लिए पद पर ना हो। ठीक, विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध धारा 436 में कहा गया, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित किसी भी जो है बात के होते हुए भी यह धारा विशेष न्यायालयों द्वारा जो विचारणीय अपराधों के लिए एक प्रावधान जो प्रदान करती है। इस धारा के तहत इस अधिनियम के तहत जो है सभी अपराध केवल उस क्षेत्र के लिए स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे जिसमें जो है कंपनी का पंजीकृत कार्यालय जिसके संबंध में अपराध किया गया है, या जहां ऐसे जो है क्षेत्र के लिए जो है एक अधिक विशेष न्यायालय है और ऐसे एक द्वारा जो उसे संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में निर्देश दिया गया या किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, जहां एक व्यक्ति एक अधिनियम के तहत जो है अपराध का आरोप लगाया गया है या अपराध करने का संदेह है तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 की उपधारा 2 के पर जो उपधारा 2A के तहत जो है एक मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है। ऐसे मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्ति को ऐसे हिरासत में रखने के लिए जो है अधिकृत पूरी तरह जो है कर सकता है जिसे वह पूरे जो है 15 दिनों में से अधिक जो है की अवधि के लिए जो है उचित समझे। जहां ऐसा मजिस्ट्रेट एक न्यायिक मजिस्ट्रेट है और पूरे 7 दिन में क्या होगा 7 दिनों में जहां ऐसे मजिस्ट्रेट एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट 7 दिन तक। ठीक,
इस अधिनियम के तहत जो पूरी तरह जो है एक अपराध की कोशिश करते समय एक विशेष न्यायालय इस अधिनियम के तहत एक अपराध के लिए अलावा जो है एक अपराध की भी कोशिश कर सकता है, जिसके जो है साथ अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत एक ही मुकदमे में आरोपित किया जाता है। ठीक, विशेष न्यायालय किसी जो है भी अपराध के संचित में सुनवाई कर सकता है और यदि वह 3 वर्ष तक जो है कारावास दंड से दंडनीय होगा। और अपील और पुनरीक्षण धारा 437 अधिनियम के 437 में अपील और पुनरीक्षण के जो प्रावधान इस धारा के अनुसार अपरिभाषित हैं। उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया जो संहिता 1973 के जो अध्याय नंबर इतना में जो है और इतना द्वारा जो है उच्च न्यायालय को जो है प्रदान या प्रदत्त जो है सभी शक्तियों का जो है प्रयोग कर सकता है और जहाँ तक लागू हो सकता है, जैसे कि उच्च न्यायालय के जो है अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर एक विशेष न्यायालय उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों में सुनवाई करने का न्यायालय था। ठीक, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाई 438 में दिया गया। अधिनियम की धारा 435 में विशेष न्यायालयों की जो स्थापना का प्रावधान शामिल है। 438 है मेरे भाई। और इस धारा के अनुसार दंड प्रक्रिया 1973 के जो है प्रावधान की एक विशेष न्यायालय की समक्ष कार्यवाही ये जो है पर जो है लागू होंगे और उक्त प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय को शस्त्र न्यायालय माना जाएगा और उक्त विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन को लोक अभियोजन माना जाएगा। ठीक, असंज्ञेय होने पर अपराध धारा 1939 इस धारा के अनुसार जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के जो है अधीन धारा 212 की उपधारा जो है 6 में निर्दिष्ट अपराधों को छोड़कर इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध को उक्त संहिता के अर्थ के भीतर गैर जो है संज्ञेय माना जाएगा। ठीक, ये चीज़ें कहा गया 212 धारा याद रखिएगा। इसके अलावा कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी जो कथित पर किसी कंपनी या उसके किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो। रजिस्ट्रार कंपनी के जो है शेयरधारक या अधिकृत व्यक्ति या लिखित शिकायत के अलावा या इस संबंध में किए केंद्र पर द्वारा 439 उन अपराधों को से संबंधित है जिन्हें कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जो है असंज्ञेय प्रकृति का माना जाता है। CRPC की धारा 4 के तहत परिभाषित शब्द असंज्ञेय अपराध नॉन कम्युनिकेबल जिसे हम लोग कहते हैं एक ऐसा अपराध है जिसके जो है लिए कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के जो है गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये चीज़ें हैं, संज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय नहीं। कंपनी जो है अधिनियम 2013 के तहत जो है अपराध गैर संज्ञेय माने जाते हैं और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत दिए गए प्रावधानों को ओवरराइड करते हुए इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध कंपनी अधिनियम की धारा 212 के 6 में संदर्भित अपराधों को छोड़कर 2013 के जो है सीरियस इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SIFO द्वारा जो है कंपनी के मामलों की जांच से संबंधित उक्त कोड के अर्थ भीतर जो है संज्ञेय माना जाएगा। मेरे भाई ये चीज़ें इसमें कही गई है, तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। थोड़ा बहुत अजीब लग रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आगे आप लोगों को अच्छे नंबर से पास होना तो ज़रूरी है मेरे भाई। देखिए बड़ा है क्वेश्चन, थोड़ा अजीब लगता है ये, इसलिए धारा 212(6) के तहत जो आने वाले अपराध जो है क्या होता है अब संज्ञेय माने जाएंगे और पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। और गैर जमानती कंपनी अधिनियम धारा 2013 धारा 2012 अधिनियम 2013 धारा 212 सॉरी दोस्तों 6 के जो है तहत जो है आने वाले अपराध को एक सार्वजनिक गलती के रूप में स्थापित करता है और जिसे रोका और नियंत्रित किया जाना अपराधों के लिए जो है ये गैर जमानती प्रकृति अपराध है और अन्य को आगे और इसी तरह के जो अपराध करने से रोकती है। अपराध का संज्ञान एक अदालत इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान लेने या लेगी जिसे कथित और जो है किसी कंपनी या उसके जो है किसी अधिकारी द्वारा लिखित शिकायत कर दिया गया हो। ठीक, बी नंबर। पंजीयक है कंपनी एक जो है शेयरधारक है उस नियत केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत की है, ये सब है। बशर्ते जो है न्यायालय द्वारा ये सब सारी चीज़ें हस्तांतरण और लाभांश का भुगतान न करने से ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक, बशर्ते कि इस उपधारा में कुछ भी अपने जो है किसी अधिकारी की कंपनी द्वारा जो है अभियोजन पर लागू नहीं होगा। ये सब सारी पॉइंटें कह रहे हैं मेरे भाई। इसमें जानिए कि जो है देखिए CGS 463 देखिए सरकारी कंपनियों द्वारा है अधिसूचना के बारे में। दिनांक 5 जून 2015 अदालत इस अधिनियम के तहत जो किसी भी अपराध का संज्ञान लेगी जो कथित तौर पर जो है किसी कंपनी या उसके किसी हालांकि अधिसूचना जारी संख्या के अनुसार सरकारी कंपनियों के मामले में GSR
463 दिनांक 5 जून 2005, ये सब सारी चीज़ें मैंने तो आपको बताया। सी नंबर, शिकायतकर्ता की उपस्थिति पर शिकायतकर्ता रजिस्ट्रार या उपधारा 2 के जो है तहत केंद्र सरकार द्वारा जो अधिकृत व्यक्ति या ऐसे अधिकारी की अदालत के सामने उपस्थित आवश्यक नहीं होगी जब तक कि जो अदालत की आवश्यकता ना हो परीक्षण में उनकी व्यक्तिगत उपस्थित होगी। देखिए परिसमापक की कार्रवाई पर जो है धारा 2 के लागू ना होने पर जो है दिया गया है डी के बारे में ये सब सारे प्रावधान दिए गए हैं मेरे भाई। किसी अन्य प्रावधान किसी मामले के संबंध में प्रतिबद्ध किया गया है, समापन है, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिए। किसी कंपनी के परीक्षा देखिए परिसमापक और धारा 2 के अर्थ में कंपनी का अधिकार नहीं माना जाएगा। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है बता दे रहा हूँ मेरे भाई। संक्रमण कालीन प्रावधान धारा 440, इस धारा के तहत जो है जानिए क्या कहा गया है। इस धारा के तहत अधिनियम के तहत जो है किया गया जो है कोई भी अपराध जो एक विशेष न्यायालय द्वारा जो विचारणीय है जब तक कि एक विशेष न्यायालय की जो स्थापना नहीं हो जाती है उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र का जो है उद्योग करने वाले एक सत्र न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा। कुछ अपराधों का संबंध धारा 441 जानिए। इस धारा में के प्रशासन प्रावधान के जो धारा के जो है संदर्भ में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन इस अधिनियम के तहत केवल जुर्माने के साथ दंडनीय कोई भी अपराध किसी भी अभियोजन की संस्था से पहले या बाद में जो है निम्न द्वारा जो है परसमन किया जा सकता है। देखिए कौन कौन ट्रिब्यूनल या जो जहाँ जुर्माने की अधिकतम राशि जो इस तरह के जो अपराध के लिए लगाई जा सकती हैं क्षेत्रीय निदेशक या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत जो है किसी अधिकारी के द्वारा भुगतान या क्रेडिट पर जो है कंपनी द्वारा या जैसा कि मामला हो या 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है अधिकारी केंद्र सरकार को उस राशि के रूप में जो न्यायाधिकरण या क्षेत्रीय निदेशक या केंद्र जो है सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी जैसा भी मामला हो निर्देश कर सकता है। ठीक, सिंपल था। मध्यस्थता और सुलह पैनल जो है धारा 442 में वैकल्पिक विवाद समाधान नया नहीं है और या पिछले जो है मध्यस्थता अधिनियम 1940 के तहत भी अस्तित्व में था पूरी तरह। ठीक, देखिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 को जो है मॉडल के जो है सामंजस्य के जो है शासनादेश को समायोजित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। भारतीय कानून जो है प्रणाली सुव्यवस्थित करने के लिए जो है पारंपरिक नागरिक कानून जिसे नागरिक प्रक्रिया संहिता CPC 1908 के रूप में जाना जाता है में संशोधन किया गया है और धारा 89 को जो है पेश किया गया है। CPC की धारा 89 के जो क्लॉज फर्स्ट में अदालत के बाहर विवादों को निपटारा का विकल्प प्रदान करती है। यह प्रदान करता है कि जहां अदालत को यह प्रतीत होता है कि ऐसे तत्व मौजूद हैं और देखिए प्रॉपर्टियों को स्वीकार हो सकते हैं तो अदालत संभावित समाधान की शर्तें तैयार कर सकती है और मध्यस्थता सुलह मध्यस्थता या न्यायिक समझौते के लिए जो है उसे संदर्भित कर सकती है और अत्यंत धीमी न्यायिक प्रक्रिया के कारण ये सब सारे पॉइंटें हैं। ठीक, वैकल्पिक विवाद समाधान जो है ADR जो अदालत कक्ष के बाहर जो है विवादों को निपटाने के लिए जो है किसी भी माध्यम को जो संदर्भित करता है और आमतौर पर ADR लागत प्रभावित तेज लचीले और निष्पक्ष होते हैं और ADR में विवाद समाधान प्रक्रियाएं और तकनीकें शामिल हैं जो असहमत पक्षों के लिए जो मुकदमेबाजी से कम समझौते पर आने वाले समाधान के लिए जो है कार्य करती हैं और यह अनौपचारिक और ADR के तहत विवादों को हल करने के जो विभिन्न रूपों या तरीके हैं और आमतौर पर कम से कम जो है 4 प्रकारों में वर्गीकृत होते हैं। और नंबर फर्स्ट है बातचीत, नंबर सेकंड है मध्यस्थता और देखिए सहयोगात्मक कानून और मध्यस्थता के ऐतिहासिक प्रतिरोध के बावजूद ADR ने हाल ही के जो है वर्षों में आम जनता और कानूनी पेश दोनों के बीच में व्यापक स्वीकृति प्राप्त की। मध्यस्थता और समझौता क्या है? कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा 442 के मध्यस्थता और सुलह पैनल रख रखाव या प्रावधान इसमें जो है कहा गया है कि केंद्र सरकार पक्षों के बीच मध्यस्थता के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल बनाएगी। ऐसे पैनल को मध्यस्थता और जो है सुलह पैनल कहा जा सकता है। केंद्र सरकार या न्यायाधिकरण के अधिनियम तहत जो अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष किसी भी जो है कार्यालय या कार्यवाही की जो है देखिए मेरे भाई लंबितता के दौरान पक्ष की इन प्रावधानों के तहत बताई जाएगी। ये सब सारे पॉइंटें हैं। मध्यस्थता और सुलह पैनल को मामले में संदर्भित ये सब सारे पॉइंटें हैं। देखिए 3 महीने की अवधि के भीतर निपटाया जाना अनावश्यक है। पैनल को इस अवधि के भीतर केंद्र सरकार या ट्रिब्यूनल या अपीलीय ट्रिब्यूनल जैसा भी हो मामला हो अपनी सिफारिशें अग्रेसित करने की आवश्यकता हो। सिंपल सा मतलब ठीक, बीच में नहीं बोला हूँ क्योंकि वहाँ कोई ज़रूरत नहीं था। पीड़ित पर जो है पक्ष केंद्र द्वारा जो सरकार द्वारा न्यायाधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण जैसा भी मामला हो
में अपनी आपत्ति दर्ज करा जा सकता है और केंद्र सरकार की ट्रिब्यूनल या अपीलीय ट्रिब्यूनल जो है सोपेडा से ऐसी कार्रवाइयों से संबंधित किसी भी मामले को पैनल विशेषज्ञ संदर्भित कर सकती है। मध्यस्थता और सुलह के बीच के अंतर, भारत में समझे जाने वाले ये सब सारी चीज़ें मदद करने वाली जिसे जो है स्वीकार करना माना जाता है और मध्यस्थता मूल्यांकनात्मक या सुविधाजनक हो सकती है। सुलह मध्यस्थता की जो है तरह एक प्रक्रिया है, लेकिन तीसरा पक्ष जो है सुलहकर्ता दोनों पक्षों को एक साथ लाने और समाधान प्राप्त करने की में मदद करने के लिए संभावित समाधान सुलझाने में अधिक हस्तक्षेपवादी भूमिका निभाता है। अंतर इस तथ्य में निहित है कि सुलहकर्ता निपटान के लिए जो है पूरी तरह प्रस्ताव बना सकता है, पूरी तरह निपटाने के लिए संभावित समाधान की शर्तों को जो है तैयार या सुधार कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, जबकि एक मध्यस्थ ऐसा नहीं करेगा बल्कि जो है केवल प्रॉपर्टी के बीच समझौते की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक, शब्दों में से ही ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 442 जैसा कि जो है नाम से पता चलता है कि तहत जो है अपेक्षित जो है मध्यस्थता और सुलह पैनल विवादों को निपटारे में मध्यस्थता के जो है साथ साथ सुलह के दोहरे दृष्टिकोण को अपनाएगा। ठीक, कंपनी अभियोजक और नियुक्ति के बीच केंद्र शर्त की जो है 443 देखिए, इस धारा के तहत क्या होता है, केंद्र सरकार इस अधिनियम के जो उत्पन्न होने वाले मुकदमों के संचालन के लिए कंपनी अभियोजकों के रूप में एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। पूरी तरह से करेगा वो आमतौर पर या किसी भी जो है मामले के लिए या किसी भी मामले में या किसी जो है स्थानीय क्षेत्र के मामलों में किसी निर्दिष्ट वर्ग के लिए, और कंपनी अभियोजकों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के पास सीआरपीसी की धारा 24 के तहत नियुक्त लोक अभियोजकों को प्रदान की गई सभी शक्तियां और विशेष अधिकार भी प्राप्त है। दोष मुक्त के विरुद्ध अपील, धारा 444 देखिए, इस धारा के अनुसार केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले में निर्देश दे सकती है। दोष मुक्त के विरुद्ध अपील धारा, ये सब पता नहीं है, जानिए कौन है। कोई भी कंपनी अभियोजक या उच्च न्यायालय के अलावा किसी भी अदालत द्वारा पारित दोष मुक्त के आदेश को अपील पेश करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को या नाम या उसके जो है कार्यालय के आधार पर भी प्राधिकृत करे। ऐसे अभियोजकों पर अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अपील को अपीलीय अदालत में वैध रूप से प्रस्तुत किया गया माना जाता है। उचित कारण के बिना आरोप के लिए मुआवजा 445। इस धारा के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के जो धारा 250 के प्रावधान विशेष न्यायालय या सत्र न्यायालय के जो समक्ष उचित कारण के बिना आरोप और मुआवजे के लिए जो है अनावश्यक पूरी तरह जो परिवर्तन लागू होते हैं। ठीक, जुर्माने के आवेदन 446 में बताया गया है, निर्देश दी जाती है और फिर जब जुर्माने का जो आवेदन किया जाता है, ये सब सारी चीज़ें हैं। संबंधित दस्तावेज के असुरक्षित भाग 2 में समापन कंपनी के बारे में है। तो यहीं से समाप्त भी हो गया मेरे भाई, और पूरा मुझे विश्वास है कि आपको हर एक पॉइंटर समझ में आए होगी। जहाँ नहीं समझ में आए होगी, दिक्कतें होगी, वहाँ आप लोग एक बार कॉल करके मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, आप लोगों को समझा दूँगा। ठीक, तो आई होप है अच्छा लगा होगा वीडियो, और हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाइए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, उनके पास भी पहुँचे, उनकी भी मदद हो। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक, लाइक भी करें वीडियो को। थैंक यू।